अध्याय 71 4 साल 4 years। वांग लिन की वर्तमान खेती के साथ उसे बिल्कुल भी सोने की जरूरत नहीं थी। अपने बिस्तर पर थोड़ी देर लेटने के बाद वह बैठ गया और अपनी खिड़की के बाहर चांद को देखा। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक लौकी निकाली, फिर उसमें से एक बड़ा घूंट पिया। वांग लिन ने खुद से बुदबुदाया, क्यूई संघनन से आधार निर्माण तक तोड़ने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बस बहुत महान है। अब ओस इकट्ठा करना शुरू करने का समय है। सीतू नान ने पूछा, यह सही है? हे बच्चे, तुम स्वर्गविरोधी मनके को पूरा करने में मदद करने के लिए काष्ठ तत्व खोजने की योजना कब बना रहे हो? वांग लिन ने थोड़ी देर विचार किया, फिर कहा, सबसे पहले मैं आधार निर्माण तक तोड़ने की तैयारी के लिए पास में एक जगह ढूंढूंगा। फिर मुझे देखना होगा कि झो पेंग के साथ चीजें कैसी चल रही हैं। अगर कुछ भी असामान्य नहीं होता है तो मैं इस जगह को छोड़ दूंगा। रात शांति से गुजर गई। अगले कुछ दिनों तक वांग लिन ने अपने माता पिता के साथ समय बिताया। आधे महीने के बाद वांग लिन चला गया। अपने माता पिता की अनिच्छुक विदाई के बाद वह एक इंद्रधनुषी रंग की रोशनी में चला गया। जब वांग लिन चला गया तो वह बहुत उदासी महसूस कर रहा था। वह नहीं जानता था कि उसके घर वापस आने का अगला मौका कब होगा। यह कुछ वर्षों में हो सकता है या वह फिर कभी वापस नहीं आ सकता है। मूल रूप से जिस जगह का उसने बंद दरवाजे की ट्रेनिंग के लिए उपयोग करने की योजना बनाई थी वह दीवार में छेद वाली गुफा थी, लेकिन उसने इसके खिलाफ फैसला किया। अन्य कृषकों के विपरीत उसे गुफा में पानी की जरूरत थी, अन्यथा आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी भी समृद्ध क्यों न हो, यह एक पर्याप्त अच्छी जगह नहीं होगी। साथ ही यह हेंग युए पर्वत के बहुत करीब था, इसलिए यह बहुत खतरनाक था। आसपास के क्षेत्र की खोज करने के बाद वांग लिन को एक खाली पहाड़ की चोटी के पास एक गुफा मिली। गुफा में भूमिगत पानी का एक कुंड और बहुत सारे जानवरों की बूंदें थीं। ऐसा लगा कि जंगली जानवर इस क्षेत्र में बहुत आते थे। गुफा की सावधानी पूर्वक जांच करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई अन्य निकास नहीं था, वांग लिन ने जल्दी से आकर्षण तकनीक का इस्तेमाल किया और चट्टानों से गुफा के प्रवेश द्वार को सील कर दिया। नतीजतन गुफा पूरी तरह से सील हो गई और वांग लिन ने अपनी दूसरी बंद दरवाजे की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसके बंद दरवाजे की ट्रेनिंग शुरू करने के बाद समय उड़ गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। उसे एहसास भी नहीं हुआ 4 साल बीत चुके थे। जहां तक हेंग युए संप्रदाय के बचे हुए लोगों का सवाल है, वे धीरे धीरे वांग लिन को भूल गए, यह सोचकर कि वह मर गया था। ल्यू वेंजू और वृद्ध महिला को उसे बाहर जाने देने का पछतावा था। इस मामले में सबसे खुश लू सोंग होना चाहिए था, क्योंकि वह उस छोटे समूह का वरिष्ठ शिष्य बनने में कामयाब रहा था। जहां तक हुआंग लोंग और उसकी पीढ़ी के अन्य लोगों का सवाल है, उनका वांग लिन के साथ शुरू से ही ज्यादा संपर्क नहीं था। उन्होंने हाल की घटनाओं के कारण ही वांग लिन पर ध्यान दिया था, इसलिए 4 साल बाद वे उसे पूरी तरह से भूल गए थे। वांग लिन की बंद दरवाजे की ट्रेनिंग के पहले साल के दौरान वह झो पेंग के संपर्क में रहा और पाया कि आधार निर्माण और उससे ऊपर के सभी बुजुर्ग पीछे के पहाड़ों में बंद दरवाजे की ट्रेनिंग में थे, इसलिए किसी को भी झो पेंग के साथ क्या हुआ पता नहीं चला। इसके अलावा उसके पास श्वान दाओ संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य के रूप में अपना दर्जा था, इसलिए कोई भी शिष्य उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। इसने उसे जानकारी इकट्ठा करने और वांग लिन के प्रति बीमार इरादे रखने वाले कुछ शिष्यों का गुप्त रूप से ख्याल रखने की अनुमति दी। झो पेंग के गुप्त रूप से इन लोगों का ख्याल रखने के साथ वांग लिन धीरे धीरे सभी की यादों से लुप्त हो गया। जिस गुफा में वांग लिन खेती कर रहा था, उसका प्रवेश द्वार अब पौधों से ढका हुआ था,
जिससे गुफा का पता लगाना असंभव हो गया था। इन 4 सालों में गुफा का प्रवेश द्वार विभिन्न जानवरों के लिए एक एकत्रित स्थान बन गया। कुछ तो प्रवेश द्वार के बाहर भी बैठकर खेती करते थे। एक निश्चित दिन 2 इंद्रधनुषी रंग की रोशनी गुफा की ओर उड़ी। रोशनी से 2 पुरुष और एक महिला दिखाई दिए जब वे गुफा के पास रुके। सामने वाला व्यक्ति काले रंग का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसका शरीर उसके नीचे एक हरी उड़ने वाली तलवार के साथ हवा के बीच में रुक गया। तलवार ने एक ठंडी आभा जारी की जो दूसरों में डर पैदा कर देगी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बगल में एक युवा लड़की खड़ी थी। लड़की बहुत आकर्षक थी और उसकी आवाज बहुत स्पष्ट थी। तीसरे वरिष्ठ भाई, आपको क्रिस्टल स्पिरिट बीस्ट खोजने में मेरी मदद करनी होगी। पीछे के पहाड़ में प्रवेश करने की प्रतियोगिता जल्द ही है और मुझे एक तलवार आत्मा में परिष्कृत करने के लिए एक अच्छा कास्ट क्रिस्टल स्पिरिट बीस्ट चाहिए। उस तलवार आत्मा के साथ मैं निश्चित रूप से जीत जाऊंगी। अगर वांग लिन ने इस लड़की को देखा होता तो उसे वह बहुत परिचित लगती। यह जू नाम की महिला थी जो गुप्त रूप से वांग झो से प्यार करती थी। वह अब एक सुंदर किशोरी से एक खूबसूरत महिला में बढ़ गई थी। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एक तंद्रा में था। उसने अचानक अपनी समझ रिगेंड की और कहा, कनिष्ठ बहन, कड़ी मेहनत करो और पीछे के पहाड़ में प्रवेश करने के लिए प्रयास करो। तुम्हारे लिए एक क्रिस्टल स्पिरिट बीस्ट पर कब्जा करने में मदद करने के बाद मुझे बंद दरवाजे की ट्रेनिंग में जाना होगा। एक और किशोरी थी जो लड़की के बगल में खड़ी थी। वह बहुत छोटी थी और लड़की से चिपकी हुई थी। उसने कहा, वरिष्ठ भाई और बहन, तुम दोनों बहुत तेज उड़ रहे हो। मैं अपनी आंखें भी खुली नहीं रख सकता। चूंकि हम पहले ही यहाँ हैं, चलो नीचे चलते हैं। जू नाम की लड़की ने कहा, कनिष्ठ भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें पालन करना था? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारी खेती पर्याप्त उच्च नहीं है। बस यह गति और तुम इसे सहन नहीं कर सकते। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति मुड़ा, दोनों को देखा और कहा, कनिष्ठ भाई, तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है, लेकिन अगर तुम इस थोड़ी सी कठिनाई को भी सहन नहीं कर सकते तो तुम भविष्य में खेती कैसे करोगे? युवक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से स्पष्ट रूप से बहुत डरता था और कहा, तीसरे भाई, मुझे पता है कि मैं गलत था। जू नाम की लड़की ने युवक के सिर पर थपथपाया और कहा, कनिष्ठ भाई, बस थोड़ा इंतजार करो। एक बार जब हम क्रिस्टल बीस्ट पर कब्जा कर लेते हैं तो हम संप्रदाय में लौट सकते हैं। युवक ने जल्दी से सिर हिलाया और फुसफुसाया, वरिष्ठ बहन, तुम श्वान दाओ संप्रदाय की प्रतिभाओं में से एक हो। तुम केवल 4 वर्षों में चौथी परत से 7वीं परत तक जाने में कामयाब रही हो। इस बार तुम्हारे क्रिस्टल बीस्ट पर कब्जा करने और उसे एक तलवार आत्मा में परिष्कृत करने के बाद तुम श्वान दाओ संप्रदाय के विशेषज्ञों में से एक बन जाओगी। जब ली शान भविष्य में मुझे धमकाएगा तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लड़की ने सिर हिलाया और अजीब तरह से मुस्कुराई। प्रतिभाओं की बात करें तो बड़े भाई लिu फेंग निश्चित रूप से एक हैं। उन्होंने लगभग वरिष्ठ भाई की खेती को पकड़ लिया है और जल्द ही 13वीं परत में तोड़ने जा रहे हैं। बड़ी बहन लिu में भी है जो पहले ही 12वीं परत तक पहुंच चुकी है। वे सभी मूल रूप से श्वान दाओ संप्रदाय के शिष्य थे, इसलिए उनकी स्वाभाविक रूप से पीछे के पहाड़ तक पहुंच है। मैं मूल रूप से हैंग युए संप्रदाय से हूं, इसलिए मुझे पीछे के पहाड़ में बचे हुए स्थानों में से एक के लिए लड़ना होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार जीत सकती हूं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक आह भरी और अप्रसन्नता से कहा, वह बल्ला ल्यूफेंग केवल इसलिए इतनी तेजी से बढ़ा क्योंकि वह पीछे के पहाड़ में प्रवेश करने में सक्षम था।
यह केवल इसलिए था क्योंकि पूर्वज ने हैंग युए संप्रदाय के पीछे के पहाड़ पर अपनी नजर रखी थी कि उसने इतनी दूर तक पहुंच बनाई। अगर पूर्वज नहीं होते तो ल्यू फेंग इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकता था? भले ही उसके पास महान प्रतिभा हो, महान मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना उसे तोड़ने में सालों लगेंगे। जू नाम की लड़की ने मुस्कुराया और विषय बदल दिया। तीसरे भाई, इस जगह को देखो। मुझे याद है कि यह पहले से बहुत अलग था। यहाँ इतने सारे जंगली जानवर क्यों खेती कर रहे हैं? अध्याय 72 आधार छीनना, सीजिंग फाउंडेशन। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने थोड़ी देर चारों ओर देखा, फिर बुदबुदाया, यह जगह वास्तव में अजीब है। 2 साल पहले आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अचानक विस्फोट हुआ था जिसने इन जानवरों को आकर्षित किया था। तब से आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें यहाँ से बाहर भेजी गई हैं। यही वह है जो जानवरों को आकर्षित करता है। युवक की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने कहा, बड़े मार्शल भाई, क्या यहाँ कोई खजाना हो सकता है? मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हंसा और कहा, कुछ बुजुर्गों ने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन थोड़ी देर खोजने के बाद उन्होंने निर्धारित किया कि आध्यात्मिक ऊर्जा का रिलीज एक प्राकृतिक घटना थी। युवक ने निराशा में आह भरी और कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। काश यहाँ वास्तव में कोई खजाना होता। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक हंसी छोड़ी और कहा, देर हो रही है। मैं एक मजबूत क्रिस्टल स्पिरिट बीस्ट को पकड़ लूंगा, फिर हम वापस जा सकते हैं। इतना कहकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी दिव्य चेतना को फैलाया और 7 से 8 क्रिस्टल स्पिरिट बीस्ट पाए और उन्हें देखना शुरू कर दिया। ठीक उसी क्षण खेती कर रहे सभी जानवर अचानक चलना शुरू कर दिए, जैसे कि किसी चीज ने उन्हें चौंका दिया हो। कुछ तो गुर्राना भी शुरू कर दिए। धीरे धीरे गुर्राहट की संख्या बढ़ने लगी, जब तक कि सभी जानवर दहाड़ नहीं रहे थे। उनकी दहाड़ एक वनस्पति से भरी चट्टान की ओर निर्देशित थी। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वह अपने साथी शिष्यों को जल्दी से क्षेत्र छोड़ने के लिए बुला पाता, एक विशाल दिव्य चेतना उनके पास से गुजरी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा बहुत बदल गया। अपनी 12वीं परत की खेती के स्तर के साथ भी उसने इस दिव्य चेतना के तहत पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस किया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बगल में खड़ी जू नाम की लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पैरों के नीचे की उड़ने वाली तलवार चमकी और जमीन पर गिर गई। लड़की और उसे गले लगाए युवक भी जमीन पर गिर गए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के नीचे की उड़ने वाली तलवार भी डगमगा गई और उसे उड़ान बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। उसने एक कदम बढ़ाया और गिरने वाले दोनों लोगों को पकड़ लिया इससे पहले कि वह जमीन पर उतरा। इस सरल कार्य ने ही उसे पसीने से तरबतर कर दिया। उतरने के बाद उसने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और कहा, कनिष्ठ श्वान दाओ संप्रदाय का शिष्य ली हाई ली है। मुझे नहीं पता था कि वरिष्ठ यहाँ खेती कर रहे थे। कृपया हमें क्षमा करें। जू नाम की लड़की ने भी उस दिव्य चेतना को नोटिस किया। इसने उसे अपनी उड़ने वाली तलवार पर नियंत्रण खोने का कारण बना दिया। उसने सम्मानपूर्वक कहा, कनिष्ठ श्वान दाओ संप्रदाय की शिष्य जू फेई शू एफीआई है। युवक इतना डरा हुआ था कि उसके चेहरे पर खून का कोई निशान नहीं था। वह लड़की के कपड़ों को पकड़े हुए बोलने की हिम्मत न करते हुए वहीं खड़ा रहा। सभी जानवरों ने भी ठंडक महसूस की जब दिव्य चेतना उन पर फैल गई। उन सभी ने सदमे और डर के भाव प्रकट किए। वे जमीन पर लेट गए, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। श्वान दाओ संप्रदाय। एक बहुत पुरानी आवाज आसपास से गूंज उठी। यह बताना मुश्किल था कि आवाज खुश थी या गुस्से में। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति करहा,
अगर वह अकेला होता तो जब उसे पता चलता कि कुछ गड़बड़ है तो वह बस भाग सकता था, लेकिन अब एक कनिष्ठ बहन और एक छोटे कनिष्ठ भाई के साथ अगर वह भाग जाता तो उनके मालिक निश्चित रूप से उसे जवाबदेह ठहराते। वह केवल यह आशा कर सकता था कि चूंकि श्वान दाओ संप्रदाय इतना करीब था और उन्होंने अभी तक इस वरिष्ठ को अपमानित करने के लिए कुछ भी नहीं किया था, इसलिए वरिष्ठ कुछ भी नहीं करेंगे। वरिष्ठ ने वह वाक्यांश कहने के बाद वह सोचने लगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने दांत पीसे और फैसला किया कि उसका जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। अगर वरिष्ठ ने मारने के इरादे से काम करना शुरू कर दिया तो वह पहले खुद को बचाएगा। जू फेई का माथा पसीने की बूंदों से ढका हुआ था। वह बहुत घबरा गई जब उसने देखा कि उसका तीसरा बड़ा भाई, जो हमेशा शांत रहता था, डर से पीला पड़ गया था। वह थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर कहा, वरिष्ठ, कनिष्ठ ने आपको अपमानित करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। आप। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, पुरानी आवाज ने एक आश्चर्यजनक आवाज निकाली और कहा, तुमने कहा कि तुम्हारा नाम जू है। लड़की हक्की बक्की रह गई। उसने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, शिष्य का नाम जू है। आवाज फिर से शांत हो गई। बहुत देर बाद आवाज ने एक आह भरी और कहा, तुम जा सकते हो। इतना कहकर आकाश में अचानक बदलाव आया, जैसे कि हवा में एक अदृश्य हाथ लहर रहा हो। तीनों को एक अजेय हवा द्वारा दूर धकेल दिया गया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और भी भयभीत महसूस कर रहा था। ठीक उसी क्षण उसे लगा कि उसका पूरा शरीर कैद है। अगर यह वरिष्ठ उसे मारना चाहता तो वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाता। डर के मारे उसने तुरंत अपने कनिष्ठ भाई और बहन को पकड़ा और उनके चारों ओर प्रतिबंधक बल खत्म होते ही बिना एक शब्द कहे जितनी जल्दी हो सके भाग गया। उसे डर था कि वरिष्ठ अपना मन बदल देंगे, इसलिए उसने दूर जाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। तीनों के जाने के बाद वनस्पति से ढकी चट्टान कांपने लगी जब तक कि सभी वनस्पति गिर नहीं गई। एक अंधेरी गुफा का खुलासा हुआ। कमर तक बाल वाला एक युवा पुरुष धीरे धीरे बाहर निकला। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखें चमक रही थीं। जिस क्षण वह गुफा से बाहर निकला, सभी जंगली जानवरों ने रोना शुरू कर दिया। उनकी आंखें दया की भीख मांग रही थीं। लंबे बालों वाला युवक लगभग 20 साल का था। उसकी नजर ठंडी थी क्योंकि उसने सभी जानवरों को देखा। वह शांत रहा क्योंकि उसने हैंग युए पर्वत की ओर देखा और उसके दिल में पछतावा था। वह वांग लिन था, जो 4 साल से बंद दरवाजे की खेती में था। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। उसने खुद से बुदबुदाया, मैं बहुत पहले क्यूई संघनन की चोटी तक पहुंच चुका हूं, लेकिन आधार निर्माण तक पहुंचना बस बहुत मुश्किल है। मैंने पहले ही इसे कई बार आजमाया है, लेकिन फिर भी तोड़ने में असमर्थ हूं। सीतू, क्या तुमने जिस विधि का उल्लेख किया था वह वास्तव में मुझे आधार निर्माण तक तेज पहुंचने में मदद करेगी? हाँ। क्या तुमने मेरी विधि का उपयोग करने का फैसला किया है? सीतू नान ने एक गर्वित मुस्कान छोड़ी। मैंने तुम्हें पहले बताया था, जबकि आधार निर्माण चरण तक पहुंचना मुश्किल है, अगर तुम मेरी विधि का उपयोग करते हो तो यह निश्चित रूप से सफल होगा। वांग लिन की आंखों में एक ठंडी रोशनी कौंधी। उसने कहा, लेकिन मैं आधार निर्माण चरण में किसी को हरा भी नहीं सकता। मैं एक को जीवित कैसे पकड़ सकता हूं? सीतू नान ने एक हंसी छोड़ी और कहा, तुम आश्वस्त रह सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास मैं यहाँ हूँ। इस बार तुम्हें आधार निर्माण तक पहुँचने में मदद करने के लिए मैं एक और जोखिम लूंगा और अपनी तकनीक का फिर से उपयोग करूंगा। जब तक तुम मुझे एक खुलापन ढूंढ सकते हो, मैं तुम्हें व्यक्ति को नियंत्रित करने में मदद कर सकता हूँ।
तुम बेहतर होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो अभी अभी आधार निर्माण तक पहुंचा हो ताकि मुझे बहुत अधिक सार बर्बाद न करना पड़े। वांग लिन ने थोड़ी देर विचार किया, फिर एक आह भरी। वह अजीब तरह से मुस्कुराया। सीतू, यह आधार छीनना, फाउंडेशन स्टीलिंग, बहुत क्रूर है। मैं जिससे भी छीनूंगा वह निश्चित रूप से मर जाएगा, इसलिए चलो पहले इंतजार करते हैं और देखते हैं। सीतू नान ने असंतोष के साथ कहा, मैंने तुम्हें अनगिनत बार बताया है कि खेती की दुनिया में मजबूत कमजोर का शिकार करते हैं। अपने फायदे के लिए दूसरों को मारना पूरी तरह से सामान्य है। तुम्हारे वर्तमान दयालु स्वभाव के साथ तुम्हें आत्मा परिवर्तन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अगर तुम मेरी विधि का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो तुम काष्ठ तत्व की तलाश में भी जा सकते हो। अगर तुम स्वर्ग विरोधी मनके को काष्ठ तत्व से भर सकते हो तो अपग्रेड तुम्हें आधार निर्माण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा देनी चाहिए। अगर तुम उन दोनों में से कोई भी नहीं करोगे और तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने के लिए एक शिशु आत्मा कृषक नहीं है तो आधार निर्माण तक पहुंचने के बारे में सोचो भी मत। वांग लिन ने थोड़ी देर विचार किया, फिर कहा, मुझे आश्चर्य है कि अन्य लोग आधार निर्माण तक कैसे पहुंचते हैं। सीतू नान गर्जा और कहा, यह सरल है। अगर उनके पास एक संप्रदाय है तो एक शिशु आत्मा कृषक शिष्य को आधार निर्माण तक पहुंचने में मदद करने के लिए अपनी खेती का उपयोग करता है। अगर मेरे पास अभी भी मेरा शरीर होता तो मैं भी ऐसा ही कर सकता था और तुम्हारी मदद कर सकता था। मेरे गृह देश में एक शिशु आत्मा कृषक का दर्जा यहाँ एक कोर निर्माण कृषक जैसा है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शिष्यों को आधार निर्माण तक पहुंचने में मदद करने के लिए पर्याप्त हैं। अध्याय 73 तियानशुई शहर, तियानशुई सिटी। वांग लिन ने एक गहरी सांस ली। इन 4 वर्षों में वह 2 वर्षों में क्यूई संघनन के शिखर पर पहुंच गया था। उसने शेष वर्ष आधार निर्माण तक पहुंचने की कोशिश में बिताए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन क्योंकि उसने आधार निर्माण में तोड़ने की लगातार कोशिश की, उसके वास्तविक शरीर और उसके खेती के स्तर के बीच का अंतर बहुत कम हो गया। तीसरी परत पर दिखने के बजाय वह अब 8वीं परत पर दिखता था। वांग लिन ने बुदबुदाया, आधार निर्माण। उसके आंखों में चमक आई जैसे ही उसने एक फैसला किया। उसने अपने होल्डिंग बैग पर थप्पड़ मारा और एक बहुत ही शानदार दिखने वाली उड़ने वाली तलवार बाहर आई। यह उसके चारों ओर एक बार घूमी इससे पहले कि उसके सामने रुक गई। वांग लिन उड़ने वाली तलवार पर कदम रखा। उसका शरीर हिल गया और रोशनी की एक किरण में गायब हो गया। जमीन पर लेटे सभी जानवर आखिरकार थोड़ा आराम कर पाए और जल्दी से बिखर गए। वांग लिन हेन युए पर्वत के चारों ओर गया और जल्दी से उड़कर दूर चला गया। पहाड़, मैदान, जंगल और गांव वांग लिन के नीचे बहुत छोटे दिखते थे जैसे ही वह उनके ऊपर से उड़ गया। पलक झपकते ही जिस गांव में उसका जन्म हुआ था वह उसके दृश्य में प्रवेश कर गया। वांग लिन ने एक पल के लिए विचार किया, फिर सिर घुमाए बिना गांव से आगे उड़ गया। हेन युए पर्वत झाओ देश की उत्तरी सीमा में स्थित था। यह एक बहुत ही दूरस्थ स्थान था जिसमें अधिकांश लोग छोटे गांवों में रहते थे। वांग लिन का गंतव्य वहां से 10,000 किलोमीटर दूर का शहर था। शहर को तियानशुई शहर कहा जाता था और यह झाओ के उत्तरी भाग का सबसे बड़ा शहर था। वांग लिन ने केवल तियानशुई शहर के बारे में सुना था। उसके शिक्षक ने उसे बताया था कि वहां 1 लाख की सेना तैनात थी। वांग लिन हमेशा से बचपन से वहां जाना चाहता था। इससे पहले कि वह खेती की दुनिया में प्रवेश करता, उसका सबसे बड़ा सपना राज्य परीक्षा में अपना नाम कमाना, फिर राजधानी में एक उच्च पदस्थ अधिकारी बनना और अपने माता पिता को भी वहां ले जाना था।
वांग लिन के मन में उसके यौवन की इच्छाएं गूंज उठीं। उसने एक मुस्कान छोड़ी जैसे ही वह शहर की ओर उड़ गया। 10 दिन बाद वांग लिन भ्रमित हो गया क्योंकि वह हवा में तैर रहा था और सीतू नान की मजाक भरी हंसी हवा में बिखर रही थी। मैंने तुम्हें इतने दिनों तक लगातार उड़ते देखा। मैंने सोचा था कि तुम रास्ता जानते हो, लेकिन पता चला कि तुम नहीं जानते हो। वांग लिन गुस्से में गरजा और कहा, अगर तुम मुझे इन जंगलों में जाने के लिए नहीं कहते तो मैंने अब तक निश्चित रूप से शहर ढूंढ लिया होता। सीतू नान हंसा। वहां रास्ते में बहुत सारे जंगल हैं, इसलिए एक मौका है कि कुछ काष्ठ तत्व हैं जिन्हें मन का अवशोषित कर सकता है। मैं यह तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूं। वांग लिन बोलने ही वाला था, लेकिन अचानक खुद को रोक लिया। उसने नीचे सड़क पर गाड़ियों की एक ट्रेन देखी। यूसान तियानशुई शहर में माइटी एस्कॉर्ट सेवा का प्रमुख। हालांकि उसका शरीर बड़ा नहीं था, वह बहुत शक्तिशाली था। उसने पहाड़ विभाजन हथेली में एक उच्च डिग्री तक महारत हासिल कर ली थी और उसे तियानशुई शहर के विशेषज्ञों में से एक माना जा सकता था। वह सामान्य रूप से नौकरियों के लिए बाहर नहीं आता था, लेकिन इस बार शिपमेंट बहुत महत्वपूर्ण था और इसने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया। इसलिए नॉर्थ परिवार ने उसे आने के लिए कहा। ल्यूसान एक आसान जाने वाला व्यक्ति था जिसे दोस्त बनाना पसंद था। एस्कॉर्ट टीम में हर कोई उसे बहुत चेहरा देता था। वह वर्तमान में गर्व से अपने घोड़े पर सवारी कर रहा था। यह शिपमेंट पहले ही वितरित हो चुका था और हालांकि रास्ते में बहुत सारे चोर थे, वे सभी डरे हुए थे और कोई खतरा नहीं था। सबसे खतरनाक संकट तब था जब उन पर ग्रीनवुड डाकुओं ने हमला किया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ल्यूसान वहां था तो उन्होंने उसे चेहरा दिया और हमला नहीं किया, जिससे वह बहुत गर्वित महसूस कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ा आराम किया। तियानशुई शहर बस आगे था, इसलिए नॉर्थ परिवार द्वारा यह असाइनमेंट पूरा माना जा सकता था। ल्यूसान के दाएं एक बहुत मजबूत युवा एक घोड़े पर बैठा था। वह हंसा और पूछा, नेता, एक बार जब हम यह बड़ी डिलीवरी खत्म कर लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि नॉर्थ परिवार हमें लाभ का कितना देगा? एक काले चेहरे वाले आदमी ने भी कहा, नेता, यह शिपमेंट इतना महत्वपूर्ण है कि हमें लाभ का एक अच्छा हिस्सा मिलना चाहिए, है ना? ल्यूसान ने उन्हें घूरा और कहा, नॉर्थ परिवार ने हमें कब धोखा दिया है? बस इंतजार करो और देखो। चिंता करने की जरूरत नहीं है। युवक डरा नहीं था। उसने अपने घोड़े को थपथपाया और कहा, ठीक है, नेता के शब्दों के साथ मुझे राहत मिली। काले चेहरे वाले आदमी ने एक हंसी छोड़ी। ठीक इससे पहले कि वह बोलने वाला था, उसका चेहरा डूब गया। उसने पूछा, नेता, क्या आप वहां एक व्यक्ति को खड़ा देखते हैं? ल्यूसान ने अपनी नजर केंद्रित की और चौराहे पर एक आकृति को खड़ा देखा। उसका चेहरा भी डूब गया। उसने कहा, यांगसेन, उससे पूछो कि क्या हो रहा है। अगर उसे मदद चाहिए तो उसे कुछ पैसे दो। आखिरकार हर किसी का बुरा समय होता है। यांगसेन का सिर उठा। उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ा। जब वह करीब आया तो धीमा होने के बजाय उसने और भी तेज चार्ज करना शुरू कर दिया। जब ल्यूसान ने यह देखा तो उसने भौहें चढ़ाई। हालांकि यांगसेन ने अपना काम अच्छी तरह से किया, लेकिन जब भी उसने कुछ किया तो उसे दूसरों को निचली स्थिति में मजबूर करना पड़ा। काले चेहरे वाले आदमी ने एक हंसी छोड़ी और कहा, वह यांगसेन चार्ज करने से डरता नहीं है, लेकिन उस बच्चे के पास वास्तव में अच्छे घुड़सवारी कौशल हैं। जो व्यक्ति चौराहे पर खड़ा था वह वांग लिन था। उसने गाड़ियों की ट्रेन से किसी को बाहर निकलते देखा।
वह व्यक्ति जल्दी से उसके सामने पहुंच गया। यांग सेन अजनबी कैसा दिखता था, यह देखने के लिए पर्याप्त करीब था। हालांकि व्यक्ति बहुत युवा था, वह बहुत शांत भी था। उसने युवक की प्रशंसा की कि वह उसकी गति से बिल्कुल भी डरा नहीं था। उसने अपने घोड़े को मोड़ा और वांग लिन के किनारे से टकराया। वांग लिन से आगे चार्ज करने के बाद कुछ कदम पीछे हटा, अपने हाथ जोड़े और कहा, मैं तियानशुई शहर का माइटी एस्कॉर्ट का यांग सेन हूँ। क्या दोस्त को किसी मदद की जरूरत है? वांग लिन की नजर ने यांग सेन को स्कैन किया। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, मैं तियानशुई शहर के लिए रास्ते की तलाश कर रहा हूँ। मुझे माफ करना अगर मैंने आपको परेशान किया। यांग सेन हक्का बक्का रह गया। उसने वांग लिन को कुछ बार देखा, खासकर वांग लिन के हाथों और सिर को। वह मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, तियानशुई शहर दूर नहीं है। भाई, तियानशुई शहर किस लिए जा रहा है? यांग सेन ने वांग लिन को थोड़ा और देखा। अब तक गाड़ियां पकड़ चुकी थीं और एक आवाज चिल्लाई, यांग सेन, क्या हो रहा है? यांग सेन ने घोड़े को मोड़ा और चिल्लाया, यह एक बच्चा है जो तियानशुई शहर के लिए रास्ते की तलाश कर रहा है, जिसे कोई मार्शल आर्ट नहीं आता। लिू सेन ने लगाम पकड़ी और जल्दी से करीब आया। उसने वांग लिन को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं और कहा, दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? वांग लिन ने अपने हाथ जोड़े और कहा, नमस्ते एस्कॉर्ट नेता। मेरा नाम वांग लिन है। यह मेरे घर छोड़ने का पहला समय है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि एस्कॉर्ट नेता मुझे तियानशुई शहर के लिए रास्ते बता सकते हैं। अध्याय 74, खूनी आपदा, ब्लडी डिजास्टर। लिू सान वांग लिन की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद अचानक पूछा, क्या तुम परीक्षा देने के लिए यहाँ दौड़ने वाले छात्र हो? वांग लिन का भाव शांत रहा। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं परीक्षा के लिए यहाँ नहीं हूँ। मेरे पास एक शिल्प में कुछ कौशल है और मैं शहर में रोजी रोटी कमाना चाहता हूँ। लिू सान थोड़ा शांत हुआ। उसके प्रश्न का एक गहरा अर्थ था। राज्य परीक्षा का समय लगभग आ गया था, इसलिए बहुत सारे स्थानीय गांव छात्रों को परीक्षा देने के लिए शहर भेजते थे। हालांकि वे सभी छात्र लेखन सामग्री रखने वाला एक बक्सा ले जाते थे, लेकिन वांग लिन कुछ नहीं ले जा रहा था। अगर उसने स्वीकार किया होता कि वह परीक्षा के लिए यहाँ एक छात्र है, तो उसे इस व्यक्ति से सतर्क रहना पड़ता। लेकिन लिू सान ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। वह हंसा और कहा, क्या संयोग है? हम भी तियानशुई शहर की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्त, तुम हमारे साथ यात्रा क्यों नहीं करते? वांग लिन के चेहरे पर एक आभार का भाव छा गया। उसने कहा, धन्यवाद एस्कॉर्ट नेता। काले चेहरे वाले आदमी ने वांग लिन को देखा और हंसा। बच्चे, क्या तुम घोड़े की सवारी कर सकते हो? वांग लिन अजीब तरह से मुस्कुराया और सिर हिलाया। लिू सान ने अपने पीछे गाड़ी की ओर इशारा किया और कहा, मेरा धन्यवाद करने के लिए क्या है? जब वे बाहर यात्रा कर रहे होते हैं तो हर किसी का बुरा समय होता है। युवक, शहर पहुंचने में केवल 4 दिन बचे हैं। वांग लिन ने अपने हाथ जोड़े। एक शब्द कहे बिना वह गाड़ी पर चढ़ गया। उसने अपने पीछे देखा और दर्जनों समान गाड़ियां देखीं। उसने अपनी दिव्य चेतना से उन्हें स्कैन किया और पाया कि वे सभी खाली थीं। उसने अब और परेशान नहीं किया और पालथी मारकर बैठ गया। यांग सेन ने अपने घोड़े को लगाम दी और वांग लिन के बगल में चला गया। उसने पूछा, दोस्त, तुम्हारे पास अपनी यात्राओं के लिए कोई सामान क्यों नहीं है? वांग लिन ने आह भरी और सिर हिलाया। उसने कहा, रास्ते में मेरी मुलाकात डाकुओं से हुई थी। यांग सेन हक्का बक्का रह गया।
उसने वांग लिन को थोड़ी देर देखा, फिर कहा, अपना जीवन बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र हाल ही में सुरक्षित नहीं रहा है। जैसे ही वे बात कर रहे थे, वांग लिन का भाव अचानक बदल गया। उसने अपना सिर उठाया और अपने सामने जंगल की ओर देखा। उसने अपनी दिव्य चेतना का विस्तार किया और वहां छिपे हुए दो लोगों को पाया जो कारवां को घूर रहे थे। यहां तक कि कारवां गुजरने के बाद भी उन दोनों ने अभी भी कुछ नहीं किया, इसलिए वांग लिन ने कुछ नहीं कहा और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। एक दिन की यात्रा के बाद सूरज डूबना शुरू हो रहा था और रात आने वाली थी। लिू सान ने सामने से चिल्लाया, लड़कों, हम कल तियान शुई शहर के क्षेत्र में पहुंचेंगे और नॉर्थ परिवार हमें स्वागत करने के लिए किसी को भेजेगा। आज हम कोई ठहरने की जगह नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए हम यहां आराम करने के लिए डेरा डालेंगे, फिर कल सुबह जल्दी निकलेंगे। एक बार जब हम शहर पहुंच जाते हैं तो मैं तुम लड़कों को रेड आइस पैलेस ले जाऊंगा ताकि तुम्हें खेलने के लिए कुछ सुंदर लड़कियां मिल सकें। सभी लड़कों ने हंसी छोड़ी, फिर अपने घोड़ों से उतर गए। उन्होंने गाड़ियों के साथ एक घेरा बनाया और घोड़ों को गाड़ियों से बांध दिया। उसके बाद उन्होंने अपने तंबू लगाए। कुछ सोने चले गए जबकि अन्य ने शराब पीना शुरू कर दिया। माहौल बहुत जीवंत हो गया। क्षेत्र में गश्त करने के लिए 3 से 5 लोग भी बारी बारी से थे। वांग लिन के गाड़ी से उतरने के बाद यांग सेन उसे एक कैंप फायर में खींच लाया। उनकी बातचीत के दिन के दौरान यांग सेन ने पाया कि वह वास्तव में वांग लिन को पसंद करता था और उसके सामने अपने कारनामों के बारे में बहुत डींग मारी थी। वांग लिन उसकी कहानी में जितना अधिक रुचि दिखाता था, वह उनके बारे में बात करते समय उतना ही अधिक उत्साहित होता था। इसीलिए उसने समूह के आराम करने के लिए रुकते ही वांग लिन को बात करने के लिए खींच लिया। आग के बगल में 3 लोग बैठे थे। एस्कॉर्ट हेड लिू सान और काले चेहरे वाले आदमी के अलावा एक मध्यम आयु वर्ग का विद्वान दिखने वाला आदमी भी था। उसने एक नीला लबादा पहना हुआ था, उसकी त्वचा पीली थी और उसका एक चौड़ा माथा था, लेकिन उसकी आंखों ने एक बुद्धिमान प्रकाश प्रकट किया। वांग लिन को आते देखकर लिू सान हंसा। सर, यह वह छोटा भाई है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, जो तियान शुई शहर रोजी रोटी कमाने जा रहा है। इतना कहकर उसने वांग लिन से कहा, छोटे भाई, यह हमारे माइटी एस्कॉर्ट के श्रीमान वांग हैं। तुम्हारा नाम भी वांग है, इसलिए तुम लोगों का कुछ संबंध होना चाहिए। तुम लोगों को बात करनी चाहिए। श्रीमान वांग एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। मध्यम आयु वर्ग का विद्वान धीरे से हंसा और कहा, लाओ ल्यू, तुम्हें मेरे लिए डींग मारने की जरूरत नहीं है। मैं जो जानता हूं उसे ज्यादा नहीं माना जाता है। लिू सान ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, कौन कहता है? अगर तुम एक छोटे व्यक्ति हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं। छोटे भाई, यह श्रीमान वांग एक जीवित अमर हैं। वह ऊपर और नीचे सब कुछ जानते हैं। भविष्य बताने की उनकी क्षमता अद्भुत से परे है। वांग लिन ने ध्यान से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। वह मुस्कुराया और कहा, सर, आप ऊर्जा से भरे हुए हैं और आपकी आंखें तेज चमकती हैं। आप स्पष्ट रूप से एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने वांग लिन को एक आश्चर्यजनक नजर दी और कहा, ऐसा लगता है कि छोटा भाई मेरे जैसा ही है। मैं देखता हूं कि छोटा भाई एक विद्वान जैसा दिखता है, लेकिन अंदर एक ड्रैगन छिपाता है। तुम्हारा भविष्य औसत नहीं होगा। वांग लिन मुस्कुराया और कहा, मेरे गांव के शिक्षकों ने भी भविष्यवाणी के बारे में बात की थी। थोड़ी देर सुनने के बाद मैंने भी थोड़ा सीखा। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने एक हंसी छोड़ी।
काले चेहरे वाले आदमी ने जल्दी से कहा, श्रीमान वांग, मेरी भी जांच करें। मैं पहले ही बूढ़ा हो रहा हूं। क्या मेरी शादी में कोई किस्मत होगी? लिू सान हंसा। इस यात्रा पर तुमने कितनी बार पूछा है? हर बार जब श्रीमान वांग किसी की जांच करते हैं तो इसमें बहुत ऊर्जा लगती है, इसलिए बस इसके बारे में भूल जाओ। काले चेहरे वाले आदमी ने लिू सान के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और मध्यम आयु वर्ग के विद्वान को घूर कर देखा। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने थोड़ा विचार किया, फिर जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जांच करूंगा। यांग सेन, क्या तुम भी मुझसे नहीं पूछ रहे थे? मैं तुम दोनों के लिए जांच करूंगा। यह कहने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वे एक सुनहरी रोशनी चमका रहे थे। वांग लिन का भाव वही रहा, लेकिन उसका दिल डगमगा गया। उसने अपनी दिव्य चेतना को फैलाया और पाया कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक पतली परत चल रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा एक अजीब रास्ते में चली गई और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखों तक पहुंच गई। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने काले चेहरे वाले आदमी को घूरकर देखा। वह कुछ शब्द बुदबुदा रहा था, जैसे कि वह कुछ गणना कर रहा हो, और उसके हाथ ने एक सील बनाया। उसका चेहरा लाल हो गया जैसे ही उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लिu लाओवू, तुम्हारे भविष्य में एक खूनी आपदा है। अगर तुम इससे पार पा सकते हो तो घटना के 3 महीने बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। काले चेहरे वाले आदमी हक्का बक्का रह गया। एक आपदा? कोई बात नहीं। हम एस्कॉर्ट खतरे में रहते हैं, इसलिए एक खूनी लड़ाई से निपटना सामान्य है, उसने जवाब दिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी नजर यांग सेन की ओर मोड़ी। उसका भाव बदल गया। उसने कहा, अजीब, तुम्हारे पास भी आपदा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक खूनी किरण क्यों है? इतना कहकर उसने जल्दी से लिu सान को देखा और उसका चेहरा अंधेरा हो गया और कहा, कुछ गलत है। मेरे परिवार द्वारा सौंपी गई यह तकनीक कभी गलत नहीं रही है। लाओ लिu, तुम्हारे पास भी एक खूनी आपदा का संकेत है। इतना कहकर वह एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ खड़ा हो गया और आसपास के लोगों को देखा। उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। लाओ लिu, मुझे लगता है कि कुछ गलत है। मैं देखता हूं कि यहाँ हर किसी के पास एक खूनी आपदा की किरण है। यह एक संयोग नहीं हो सकता है, मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने कहा। लिu सान की आंखें सिकुड़ गईं। उसने चारों ओर देखा, फिर पूछा, सर, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमें जल्द ही एक खूनी आपदा का सामना करना पड़ेगा? मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने सिर हिलाया। वांग लिन से उसकी आंखें गुजरने के बाद वह हक्का बक्का रह गया। उसने सावधानीपूर्वक वांग लिन को देखा और उसका भाव अचानक बदल गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने खून का एक घूंट थूका। उसके चेहरे पर डर का भाव प्रकट हुआ। उसने वांग लिन की ओर इशारा किया और फूट पड़ा, तुम। अध्याय 75, शत्रु से पुनः भेंट, एनकाउंटरिंग द एनिमी अगेन। लिu सान और समूह हक्का बक्का रह गया। उन्होंने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को इस तरह व्यवहार करते कभी नहीं देखा था। वह गुप्त रूप से वांग लिन से कुछ कदम दूर हट गया और पूछा, सर, इस छोटे भाई का क्या? क्या वह हमारे कारण उस खूनी आपदा का सामना करने जा रहा है? वांग लिन का भाव शांत था। उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि सीतू नान की आलसी आवाज उसके कानों में तैरने लगी। यह छोटा बच्चा कुछ दिलचस्प है। उसकी भविष्यवाणी की तकनीक काफी अच्छी है। जब सामान्य लोगों की बात आती है तो वह उनके भविष्य के संकेत देखने में सक्षम होता है, लेकिन जब वह हम खेती करने वालों के भविष्य में देखना चाहता है
तो यह पानी में संघर्ष करने जैसा है। मैंने उसे मेरे एक संप्रदाय को मिटाने की कुछ यादें भेजीं और वह अब इसे संभाल नहीं सकता। केवल एक सांस के समय में मध्यम आयु वर्ग का विद्वान पसीने से तरबतर हो गया था। वांग लिन के प्रति उसकी नजर अब तटस्थ नहीं थी, बल्कि डर से भरी हुई थी। उसने लियू सान के शब्द सुने और जल्दी से कहा, छोटे भाई से कोई लेना देना नहीं है। मेरी कला पर्याप्त अच्छी नहीं है। मैं देख नहीं सकता। इतना कहकर उसने अपने चेहरे पर एक कड़वा भाव के साथ बार बार झुककर प्रणाम किया। जो दृश्य उसने पहले देखा था, उसने उसे पहले ही पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया था। वह एक सामान्य दुनिया नहीं थी, बल्कि खून से भरा एक नरक था। दृश्य में वे लोग स्पष्ट रूप से नश्वर नहीं थे। वे आकाश में उड़ने और पहाड़ों को नष्ट करने में सक्षम थे। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भविष्यवाणी की तकनीक सीखकर बड़ा हुआ था, इसलिए वह जानता था कि अमर मौजूद थे। वह यह भी जानता था कि उसे शामिल नहीं होना चाहिए या वह मर जाएगा। लियू सान ने भौहें चढ़ाई और बोलने ही वाला था कि तभी उसे अचानक एक चीख सुनाई दी। एक सिर क्षेत्र से उड़ गया और जमीन पर उतरा। यह लुढ़का जब तक कि आग के बगल में नहीं रुक गया। लियू सान का भाव बहुत बदल गया। वह जल्दी से खड़ा हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह सिर उस व्यक्ति का था जो गश्त कर रहा था। यांग सेन ने सिर को पकड़ा। उसने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, एरगॉ भाई तुम्हारे लिए बदला लेगा। सभी गार्डों ने अपने हथियार निकाले और उनकी मारने की मंशा आसपास फैल गई। काले चेहरे वाले आदमी लियू सान के बगल में खड़ा हुआ और पूछा, तुम कौन हो? लगता है कि तुम लोग नियमों को बिल्कुल नहीं समझते। अंधेरे से एक ठंडी हंसी आई। एक सरसराहट की आवाज का अनुसरण करते हुए दर्जनों काले कपड़े पहने आदमी जमीन से प्रकट हुए। वे अपनी कपड़ों से मिट्टी झाड़ते हुए सभी को घूर रहे थे। पहाड़ विभाजन हथेली लियू सान, हमें चीज दे दो और हम तुरंत चले जाएंगे, अन्यथा कोई भी यहां से जीवित नहीं जाएगा। काले कपड़े पहने आदमियों के समूह से एक पतला और बूढ़ा आदमी बाहर निकला। लियू सान का चेहरा पानी जितना शांत था। उसने कहा, मैं सोच रहा था कि यह कौन है। लगता है कि यह गिद्ध एस्कॉर्ट है। बूढ़े आदमी ने एक हंसी छोड़ी। लियू नाम के आदमी, व्यर्थ बातें कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे माइटी एस्कॉर्ट आधिकारिक तौर पर एक शिपमेंट को अंजाम देने गया था, लेकिन गुप्त रूप से एक 500 साल पुरानी जिनसेंग वापस लाया। अगर तुम इसे आत्मसमर्पण करते हो तो तुम सब सुरक्षित रहोगे। ऐसी चीज को अपने जीवन को खतरे में डालने मत दो। लियू सान ने भौहें चढ़ाई। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा और सोचा, गिद्ध एस्कॉर्ट को कैसे पता चला कि मैं जिनसेंग छिपा रहा था? लगता है कि लालची दिलों वाले एक ही व्यवसाय में लोग हैं। इतना कहकर उसकी नजर वांग लिन पर पड़ी और उसने व्यंग्य किया। उसने काले चेहरे वाले आदमी को देखा। उसने अपना हाथ भींचा और एक गहरी आवाज में कहा, मेरे पास जिनसेंग है या नहीं? क्या तुम अपनी हीन मार्शल आर्ट कौशल से इसे मुझसे चुराने जा रहे हो? काले चेहरे वाले आदमी को संदेश मिला और वह गुप्त रूप से वांग लिन के पीछे हो गया। वांग लिन ने भौहें चढ़ाई। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जल्दी से काले चेहरे वाले आदमी को रोका और कहा, तुम क्या कर रहे हो? यह छोटा भाई दुश्मन नहीं है। काले चेहरे वाले आदमी हक्का बक्का रह गया और जवाब देने में असमर्थ था। ठीक उसी क्षण बूढ़े आदमी ने एक हंसी छोड़ी। लियू नाम के आदमी, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन हमारा बॉस व्यक्तिगत रूप से कार्य करने जा रहा है। तुम एक मरे हुए आदमी हो।
इतना कहकर उसने कुछ कदम पीछे लिए और कहा, बॉस आ गया है। उसने तुरंत जमीन पर झुककर प्रणाम किया। सभी काले कपड़े पहने आदमी बहुत उत्साहित हो गए। उन सभी ने बूढ़े आदमी जैसा ही किया और चिल्लाया, बॉस आ गया है। एक ठंडी आवाज अचानक चारों ओर से आई, जिनसेंग बाहर निकालो या तुम मर जाओगे। जिस क्षण आवाज आई, मुट्ठी के आकार का एक आग का गोला गाड़ियों के घेरे में उड़ गया। अत्यधिक गर्म आग का गोला एस्कॉर्ट सदस्यों में से एक से टकराया। इससे पहले कि वह चीख भी पाता, वह जलकर मर गया। उस क्षण एस्कॉर्ट में हर कोई हक्का बक्का रह गया। उनमें से कुछ ने अपने हथियारों पर अपनी पकड़ भी खो दी और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। यांग सेन की आंखों में डर का भाव प्रकट हुआ। क्या? वह हथियार क्या है? वह चिल्लाया। आग के चारों ओर गर्मी बढ़ गई, जिससे एस्कॉर्ट गार्डों को एहसास हुआ कि आग कितनी गर्म थी। लिू सान का चेहरा सदमे से भरा था। उसने कुछ कदम पीछे लिए और जले हुए शरीर को घूरकर देखा, एक शब्द भी नहीं कह पाया। काले चेहरे वाले आदमी की आंखों में अत्यधिक डर प्रकट हुआ। उसने कांपते हुए कहा, अमर। अमर तकनीक? काले चेहरे वाले आदमी ने जब वह बच्चा था तब एक संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए परीक्षा दी थी। असफल होने के बाद उसने मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश किया। परीक्षा उसके मन में गहराई से बैठी हुई थी, इसलिए जब उसने आग का गोला देखा तो उसने तुरंत संबंध बना लिया। बूढ़े आदमी ने एक गर्वित अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, बेशक हमारा बॉस एक अमर है। तुम हमें जल्दी से जिनसेंग क्यों नहीं सौंप देते? एस्कॉर्ट के सभी सदस्यों ने लिू सान को देखा। उनकी आंखों ने मदद के लिए एक पुकार प्रकट की। अगर यह सामान्य लोग होते तो उनमें लड़ने की हिम्मत होती, लेकिन यह एक अमर था। सभी एस्कॉर्ट गार्डों ने लड़ने की अपनी इच्छा शक्ति खो दी। लिू सान ने एक कड़वा भाव प्रकट किया। वह बोलने ही वाला था कि तभी हवा में 3 और आग के गोले दिखाई दिए, स्थिर। वांग लिन की आंखें चमक उठीं और वह बहुत रोचक हो गया। आग के गोलों के दिखने से जो व्यक्ति उन्हें डाल रहा था वह तीसरी परत से ऊपर नहीं हो सकता था। उसने अपनी ठोड़ी को छुआ और अपनी दिव्य चेतना बाहर भेजी। उसने जल्दी से पास के एक बड़े पेड़ पर उस व्यक्ति को ढूंढ लिया। यह क्या है? वांग लिन बुदबुदाया। वह हक्का बक्का रह गया। वह व्यक्ति लगभग 20 साल का था और दूसरी परत के शिखर पर था। वह लगभग तीसरी परत में तोड़ने वाला था। युवक का चेहरा उदासी से भरा था और निशानों से ढका हुआ था। पहली नजर में वह बहुत भयंकर दिखता था, लेकिन जितना अधिक वांग लिन ने देखा वह उतना ही अधिक परिचित लगा। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने आह भरी। लाओ लियू, उन्हें दे दो। भले ही नॉर्थ परिवार को पता चल जाए, वे हमें दोष नहीं देंगे। दुश्मन एक अमर है। हम नश्वर उसके खिलाफ कैसे बचाव कर सकते हैं? लिू सान थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर लाचारी से एक छोटा मामला निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। जैसे ही मामला जमीन पर उतरा, वह हवा में उठ गया। हालांकि यह गिद्ध एस्कॉर्ट लोगों की ओर नहीं उड़ा, बल्कि वांग लिन के हाथ में आ गया। अध्याय 75, शत्रु से पुनः भेंट, एनकाउंटरिंग द एनिमी अगेन। लिू सान और समूह हक्का बक्का रह गया। उन्होंने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को इस तरह व्यवहार करते कभी नहीं देखा था। वह गुप्त रूप से वांग लिन से कुछ कदम दूर हट गया और पूछा, सर, इस छोटे भाई का क्या? क्या वह हमारे कारण उस खूनी आपदा का सामना करने जा रहा है? वांग लिन का भाव शांत था। उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि सीतू नान की आलसी आवाज उसके कानों में तैरने लगी। यह छोटा बच्चा कुछ दिलचस्प है।
उसकी भविष्यवाणी की तकनीक काफी अच्छी है। जब सामान्य लोगों की बात आती है तो वह उनके भविष्य के संकेत देखने में सक्षम होता है, लेकिन जब वह हम खेती करने वालों के भविष्य में देखना चाहता है तो यह पानी में संघर्ष करने जैसा है। मैंने उसे मेरे एक संप्रदाय को मिटाने की कुछ यादें भेजी और वह अब इसे संभाल नहीं सकता। केवल एक सांस के समय में मध्यम आयु वर्ग का विद्वान पसीने से तरबतर हो गया था। वांग लिन के प्रति उसकी नजर अब तटस्थ नहीं थी, बल्कि डर से भरी हुई थी। उसने लिू सान के शब्द सुने और जल्दी से कहा, छोटे भाई से कोई लेना देना नहीं है। मेरी कला पर्याप्त अच्छी नहीं है। मैं देख नहीं सकता। इतना कहकर उसने अपने चेहरे पर एक कड़वा भाव के साथ बार बार झुककर प्रणाम किया। जो दृश्य उसने पहले देखा था उसने उसे पहले ही पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया था। वह एक सामान्य दुनिया नहीं थी, बल्कि खून से भरा एक नरक था। दृश्य में वे लोग स्पष्ट रूप से नश्वर नहीं थे। वे आकाश में उड़ने और पहाड़ों को नष्ट करने में सक्षम थे। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भविष्यवाणी की तकनीक सीखकर बड़ा हुआ था, इसलिए वह जानता था कि अमर मौजूद थे। वह यह भी जानता था कि उसे शामिल नहीं होना चाहिए या वह मर जाएगा। लिू सान ने भौहें चढ़ाई और बोलने ही वाला था कि तभी उसे अचानक एक चीख सुनाई दी। एक सिर क्षेत्र से उड़ गया और जमीन पर उतरा। यह लुढ़का जब तक कि आग के बगल में नहीं रुक गया। लिू सान का भाव बहुत बदल गया। वह जल्दी से खड़ा हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह सिर उस व्यक्ति का था जो गश्त कर रहा था। यांग सेन ने सिर को पकड़ा। उसने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, एरगॉ भाई तुम्हारे लिए बदला लेगा। सभी गार्डों ने अपने हथियार निकाले और उनकी मारने की मंशा आसपास फैल गई। काले चेहरे वाले आदमी लिू सान के बगल में खड़ा हुआ और पूछा, तुम कौन हो? लगता है कि तुम लोग नियमों को बिल्कुल नहीं समझते। अंधेरे से एक ठंडी हंसी आई। एक सरसराहट की आवाज का अनुसरण करते हुए दर्जनों काले कपड़े पहने आदमी जमीन से प्रकट हुए। वे अपनी कपड़ों से मिट्टी झाड़ते हुए सभी को घूर रहे थे। पहाड़ विभाजन हथेली लिू सान, हमें चीज दे दो और हम तुरंत चले जाएंगे, अन्यथा कोई भी यहां से जीवित नहीं जाएगा। काले कपड़े पहने आदमियों के समूह से एक पतला और बूढ़ा आदमी बाहर निकला। लिू सान का चेहरा पानी जितना शांत था। उसने कहा, मैं सोच रहा था कि यह कौन है। लगता है कि यह गिद्ध एस्कॉर्ट है। बूढ़े आदमी ने एक हंसी छोड़ी। लिू नाम के आदमी, व्यर्थ बातें कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे माइटी एस्कॉर्ट आधिकारिक तौर पर एक शिपमेंट को अंजाम देने गया था, लेकिन गुप्त रूप से एक 500 साल पुरानी जिनसेंग वापस लाया। अगर तुम इसे आत्मसमर्पण करते हो तो तुम सब सुरक्षित रहोगे। ऐसी चीज को अपने जीवन को खतरे में डालने मत दो। लिू सान ने भौहें चढ़ाई। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा और सोचा, गिद्ध एस्कॉर्ट को कैसे पता चला कि मैं जिनसेंग छिपा रहा था? लगता है कि लालची दिलों वाले एक ही व्यवसाय में लोग हैं। इतना कहकर उसकी नजर वांग लिन पर पड़ी और उसने व्यंग्य किया। उसने काले चेहरे वाले आदमी को देखा। उसने अपना हाथ भींचा और एक गहरी आवाज में कहा, मेरे पास जिनसेंग है या नहीं? क्या तुम अपनी हीन मार्शल आर्ट कौशल से इसे मुझसे चुराने जा रहे हो? काले चेहरे वाले आदमी को संदेश मिला और वह गुप्त रूप से वांग लिन के पीछे हो गया। वांग लिन ने भौहें चढ़ाई। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जल्दी से काले चेहरे वाले आदमी को रोका और कहा, तुम क्या कर रहे हो? यह छोटा भाई दुश्मन नहीं है। काले चेहरे वाले आदमी हक्का बक्का रह गया और जवाब देने में असमर्थ था। ठीक उसी क्षण बूढ़े आदमी ने एक हंसी छोड़ी।
यू नाम के आदमी, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन हमारा बॉस व्यक्तिगत रूप से कार्य करने जा रहा है। तुम एक मरे हुए आदमी हो। इतना कहकर उसने कुछ कदम पीछे लिए और कहा, बॉस आ गया है। उसने तुरंत जमीन पर झुककर प्रणाम किया। सभी काले कपड़े पहने आदमी बहुत उत्साहित हो गए। उन सभी ने बूढ़े आदमी जैसा ही किया और चिल्लाया, बॉस आ गया है। एक ठंडी आवाज अचानक चारों ओर से आई, जिनसेंग बाहर निकालो या तुम मर जाओगे। जिस क्षण आवाज आई, मुट्ठी के आकार का एक आग का गोला गाड़ियों के घेरे में उड़ गया। अत्यधिक गर्म आग का गोला एस्कॉर्ट सदस्यों में से एक से टकराया। इससे पहले कि वह चीख भी पाता, वह जलकर मर गया। उस क्षण एस्कॉर्ट में हर कोई हक्का बक्का रह गया। उनमें से कुछ ने अपने हथियारों पर अपनी पकड़ भी खो दी और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। यांग सेन की आंखों में डर का भाव प्रकट हुआ। क्या? वह हथियार क्या है? वह चिल्लाया। आग के चारों ओर गर्मी बढ़ गई, जिससे एस्कॉर्ट गार्डों को एहसास हुआ कि आग कितनी गर्म थी। यू सान का चेहरा सदमे से भरा था। उसने कुछ कदम पीछे लिए और जले हुए शरीर को घूरकर देखा, एक शब्द भी नहीं कह पाया। काले चेहरे वाले आदमी की आंखों में अत्यधिक डर प्रकट हुआ। उसने कांपते हुए कहा, अमर। अमर तकनीक? काले चेहरे वाले आदमी ने जब वह बच्चा था तब एक संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए परीक्षा दी थी। असफल होने के बाद उसने मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश किया। परीक्षा उसके मन में गहराई से बैठी हुई थी, इसलिए जब उसने आग का गोला देखा तो उसने तुरंत संबंध बना लिया। बूढ़े आदमी ने एक गर्वित अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, बेशक हमारा बॉस एक अमर है। तुम हमें जल्दी से जिनसेंग क्यों नहीं सौंप देते? एस्कॉर्ट के सभी सदस्यों ने यू सान को देखा। उनकी आंखों ने मदद के लिए एक पुकार प्रकट की। अगर यह सामान्य लोग होते तो उनमें लड़ने की हिम्मत होती, लेकिन यह एक अमर था। सभी एस्कॉर्ट गार्डों ने लड़ने की अपनी इच्छा शक्ति खो दी। यू सान ने एक कड़वा भाव प्रकट किया। वह बोलने ही वाला था कि तभी हवा में 3 और आग के गोले दिखाई दिए, स्थिर। वांग लिन की आंखें चमक उठीं और वह बहुत रोचक हो गया। आग के गोलों के दिखने से जो व्यक्ति उन्हें डाल रहा था वह तीसरी परत से ऊपर नहीं हो सकता था। उसने अपनी ठोड़ी को छुआ और अपनी दिव्य चेतना बाहर भेजी। उसने जल्दी से पास के एक बड़े पेड़ पर उस व्यक्ति को ढूंढ लिया। यह क्या है? वांग लिन बुदबुदाया। वह हक्का बक्का रह गया। वह व्यक्ति लगभग 20 साल का था और दूसरी परत के शिखर पर था। वह लगभग तीसरी परत में तोड़ने वाला था। युवक का चेहरा उदासी से भरा था और निशानों से ढका हुआ था। पहली नजर में वह बहुत भयंकर दिखता था, लेकिन जितना अधिक वांग लिन ने देखा वह उतना ही अधिक परिचित लगा। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने आह भरी। लाओ लियू, उन्हें दे दो। भले ही नॉर्थ परिवार को पता चल जाए, वे हमें दोष नहीं देंगे। दुश्मन एक अमर है। हम नश्वर उसके खिलाफ कैसे बचाव कर सकते हैं? यू सान थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर लाचारी से एक छोटा मामला निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। जैसे ही मामला जमीन पर उतरा, वह हवा में उठ गया। हालांकि यह गिद्ध एस्कॉर्ट लोगों की ओर नहीं उड़ा, बल्कि वांग लिन के हाथ में आ गया। अध्याय 76 अजीब उड़ने वाली तलवार, द स्ट्रेंज फ्लाइंग स्वॉर्ड। यू सान ने अपना सिर झटका। उसने अपने दांत पीसे और कहा, तुम वास्तव में एक जासूस थे। यांग सेन की आंखें क्रोध से भरी हुई थीं क्योंकि उसने वांग लिन को देखा। काले चेहरे वाले आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह जानता था कि वांग लिन ने बक्सा प्राप्त करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल किया था
वह कुछ ऐसा नहीं था जो एक नश्वर कर सकता था। मध्यम आयु वर्ग का विद्वान भी हक्का बक्का रह गया था। उसने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ वांग लिन को देखा और आह भरी। सोंगशिन सोमजिंग चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर वह जल्दी से आगे कूदा और वांग लिन के सिर की ओर झपटा। सोंगशिन की चाल से लिू सान का समूह भ्रमित हो गया, लेकिन लिू सान ने सोंगशिन को नहीं रोका। बाकी सभी भी रास्ते से हट गए, जिससे वांग लिन तक एक रास्ता खुल गया। वांग लिन ने अपना सिर भी नहीं उठाया। इसके बजाय उसने बक्सा खोला और एक बहुत सिकुड़ा हुआ जिनसेंग देखा। इस जिनसेंग का शरीर बहुत छोटा था, लेकिन इसकी अनगिनत जड़ें थीं। जिनसेंग पर एक पीला ताबीज था, जो इसके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को ढक रहा था। सोंगशिन पहले ही करीब आ चुका था। वह मुस्कुराया क्योंकि वह वांग लिन का सिर तोड़ने के लिए तैयार था। फिर उसका शरीर अचानक कांप उठा क्योंकि एक अदृश्य बल ने उसे रोक दिया। सोंगशिन को एक तरफ फेंक दिया गया और वह वापस खड़ा नहीं हुआ। उनके सामने के अजीब दृश्य ने सभी को हक्का बक्का कर दिया। वांग लिन ने जिनसेंग से ताबीज नहीं फाड़ा, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे देखा। फिर उसने आह भरी और कहा, तुम एक पुराने दोस्त को देखते हो और तुम नमस्ते कहने के लिए बाहर भी नहीं आओगे। सरसराहट की आवाजों की एक श्रृंखला के साथ वह ठंडा दिखने वाला युवा जंगल से बाहर निकला। उसके शरीर के चारों ओर एक अदृश्य बल था। जैसे ही वह चला, सभी काले कपड़े पहने आदमी को एक तरफ धकेल दिया गया। इसके अलावा हवा में तैर रहे 3 आग के गोले युवा के पास लौट आए और उसके चारों ओर घूमने लगे। जिस क्षण काले कपड़े पहने आदमियों ने युवा को देखा, उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, हम बॉस का अभिवादन करते हैं। युवा ने सोंगशिन को भी नहीं देखा, जो खून खांस रहा था, लेकिन वांग लिन को देखा और कहा, जिस व्यक्ति को मैं जानता हूं वह 10 वर्षों में बिल्कुल नहीं बदला होगा। तुम आखिरकार कौन हो? वांग लिन ने युवा को देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपने होल्डिंग बैग से एक पीला कागज निकाला। जिस क्षण ठंडा दिखने वाले युवा ने कागज देखा, वह हक्का बक्का रह गया। उसने वांग लिन को थोड़ा और देखा, फिर भौहें चढ़ाई। उसने कहा, दोस्त, यह आखिरकार क्या है? दोस्त, कृपया मुझे वह जिनसेंग दे दो। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वांग लिन हक्का बक्का रह गया और थोड़ी देर के लिए अपने सामने युवा को देखा। उसके दिल में एक संदेह पैदा हुआ। उसने अपनी दिव्य चेतना को फैलाया और आकाश में कुछ असामान्य पाया। उसने अपने दिल में ठंडी मुस्कान दी, फिर जिनसेंग को फेंक दिया और कहा, भूल जाओ, मुझे गलत व्यक्ति मिल गया। युवा की आंखों में जटिल भावनाओं का एक समूह आया। उसने जिनसेंग को पकड़ा और कहा, धन्यवाद, अलविदा। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ा, तभी अचानक एक अंधेरा बादल दिखाई दिया। जिस क्षण अंधेरा बादल दिखाई दिया, हवा के एक झटके ने माइटी एस्कॉर्ट में सभी को कई कदम पीछे हटने का कारण बना दिया। अंधेरा बादल जल्दी से हिल गया और नीचे उतरा। जैसे ही बादल नीचे हुआ, हवा का एक अजीब झोंका दिखाई दिया और मजबूत होता गया। सफेद कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी हवा के झोंके पर कदम रखा और नीचे उतरा। जिस क्षण वह प्रकट हुआ, एक एस्कॉर्ट गार्ड खून के धुंध में विस्फोट हो गया। फिर कई अन्य गार्ड भी विस्फोट हो गए और खून से बने धुंध में बदल गए। खून का धुंध हवा में अजीब तरह से हिल गया। वे जल्दी से एक साथ जमा हो गए और खून की एक चमकीली बूंद बनाई। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने अपना मुंह खोला और अंदर चूसा। खून की बूंद उसके मुंह में प्रवेश कर गई और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, झंग हू, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसे तुम जानते हो।
तुम इसे स्वीकार करने से क्यों डरते हो? झांग हू का चेहरा जल्दी से ठंडा हो गया और सम्मानपूर्वक कहा, शिक्षक, शिष्य इस व्यक्ति को नहीं जानता। वांग लिन का भाव शांत रहा। उसने अपनी दिव्य चेतना बाहर भेजी और हक्का बक्का रह गया। यह मध्यम आयु वर्ग का आदमी पहले ही 15वीं परत के शिखर पर पहुंच चुका था। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने मुस्कुराया और वांग लिन से कहा, साथी कृषक, क्या तुम मेरे शिष्य को जानते हो? वांग लिन का भाव बिल्कुल नहीं बदला। उसने कहा, तो क्या अगर मैं जानता हूं या अगर मैं नहीं जानता? मध्यम आयु वर्ग के आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने वांग लिन को थोड़ी देर देखा, फिर अचानक मुस्कुराया। कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि तुम केवल 8वीं परत पर हो, अगर मैं तुम्हारा खून पीता हूं तो भी यह मेरी खेती को थोड़ा बढ़ाएगा। झांग हू का चेहरा अचानक बदल गया। वह जल्दी से मध्यम आयु वर्ग के आदमी के सामने आया और कहा, शिक्षक, यह व्यक्ति मेरा बचपन का दोस्त है। कृपया उसे बख्श दें। मध्यम आयु वर्ग के आदमी की आंखों में एक ठंडी रोशनी कौंधी। उसने कहा, चले जाओ और यहाँ सभी नश्वर के रक्तसार को इकट्ठा करो। इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। झांग हू बोलने ही वाला था कि तभी मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने कुछ शब्द कहते हुए व्यंग्य किया। झांग हू का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसके छेदों से खून बहना शुरू हो गया क्योंकि उसके माथे से बड़ी मात्रा में पसीना टपक रहा था। वांग लिन ने अपनी भौं उठाई। उसने अपनी आकर्षण तकनीक को सक्रिय किया और मध्यम आयु वर्ग के आदमी की ओर झपटा। मध्यम आयु वर्ग के आदमी का भाव थोड़ा बदल गया। उसने एक ठंडी आवाज निकाली जैसे ही उसने एक हरी रोशनी थूकी। हरी रोशनी एक उड़ने वाली तलवार में बदल गई और हाथ पर वार किया। वांग लिन की आकर्षण तकनीक पहले ही एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच चुकी थी। हाथ दो हाथों में बंट गया। एक ने झांग हू को पकड़ा और दूसरे ने उड़ने वाली तलवार को पकड़ा। छोटी हरी तलवार कांपना शुरू कर दी। तलवार से निकलने वाली रोशनी झिलमिलाने लगी। मध्यम आयु वर्ग के आदमी का भाव अचानक बदल गया और उसने अपने होल्डिंग बैग से एक काली तलवार म्यान बाहर फेंक दी। एक शब्द कहे बिना उसने अपने हाथ से कई लाल रोशनी निकाल दी। जिस क्षण म्यान दिखाई दिया, आकर्षण तकनीक द्वारा पकड़ी गई हरी तलवार अचानक गायब हो गई। जब यह फिर से प्रकट हुई तो यह म्यान के बगल में थी और उससे फ्यूज हो गई। वांग लिन का चेहरा शांत दिख रहा था, लेकिन उसका दिल चौंक गया था। यह पहली बार था जब आकर्षण तकनीक विफल हो गई थी। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी कौंधी। उसने अपने होल्डिंग बैग पर थप्पड़ मारा और काली लकड़ी के कई टुकड़े दिखाई दिए। काली लकड़ी के टुकड़े एक चाबुक में फ्यूज हो गए और जल्दी से बाहर उड़ गए। सीतू नान की आवाज वांग लिन के कानों में दिखाई दी। वांग लिन, उस तलवार के बारे में कुछ अजीब है। जिस क्षण उड़ने वाली तलवार म्यान में प्रवेश हुई, उसने एक भनभनाहट की आवाज उत्सर्जित करना शुरू कर दिया जैसे कि वह बहुत प्रतिरोध का सामना कर रही हो। 1/5 रास्ते में डूबने के बाद यह अब और गहराई में नहीं जा पाई। हरी तलवार अचानक नीली हो गई और खुद को म्यान से खींच लिया और चाबुक पर वार किया। यह चाबुक कुछ ऐसा था जो उसे झांग कुआंग से मिला था। जब वह बंद दरवाजे की ट्रेनिंग में था तो उसने सीतू नान की सलाह से इसे परिष्कृत करके अपना बना लिया था। वांग लिन ने चाबुक को उड़ने वाली तलवार के चारों ओर घुमाने और सीधे मध्यम आयु वर्ग के आदमी पर चार्ज करने के लिए नियंत्रित किया। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने व्यंग्य किया। उसने चाबुक को नजरअंदाज कर दिया और उड़ने वाली तलवार की ओर इशारा किया। उसने कुछ शब्द बुदबुदाए, फिर उड़ने वाली तलवार कांप उठी और अचानक गायब हो गई।
यह मध्यम आयु वर्ग के आदमी के सामने फिर से प्रकट हुई और नीचे की ओर वार किया। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने दांत निकाले और सुनहरे खून की एक बूंद थूकी। सुनहरे खून की बूंद तुरंत पतले धागों में बदल गई और उड़ने वाली तलवार में प्रवेश कर गई। अध्याय 77 बूढ़ा आदमी जिमो ओल्ड मैन जिमो। वांग लिन ने भौहें चढ़ाई। जैसे ही वह चाबुक को वापस लेने वाला था, भूतिया तलवार से एक छोटी लाल तलवार बाहर उड़ गई। लाल तलवार अपने मुख्य शरीर से कई गुना तेज गति से नीचे झपटी। चाबुक जल्दी से दो हिस्सों में बंट गया। यह वापस लकड़ी के टुकड़ों में बदल गया और आकाश से गिर गया। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने एक खूनी नजर प्रकट की। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और तलवार वांग लिन की ओर उड़ गई। वांग लिन ने भौहें चढ़ाई। उसने झांगहू को पकड़ा और उसे पीछे फेंक दिया। फिर वह जल्दी से पीछे हट गया। उड़ने वाली तलवार वांग लिन की ओर तेजी से बढ़ रही थी। तलवार की नोक पर एक भ्रम दिखाई दिया। बिजली की तरह तलवार अचानक वांग लिन के सामने प्रकट हुई। वांग लिन का भाव बदल गया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में जेड का एक टुकड़ा दिखाई दिया। जेड चमक उठा और एक नीली रोशनी की स्क्रीन दिखाई दी, जिसने तलवार को रोक दिया। तलवार ने वार किया और रोशनी की स्क्रीन चटकने लगी। यह अब और ज्यादा देर तक टिका नहीं रह सकता था। वांग लिन ने एक गहरी सांस ली। उसने रोशनी की स्क्रीन में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक घूंट थूका। हल्का नीला रंग हरा होना शुरू हो गया और उसका फीका रंग अधिक ठोस होना शुरू हो गया। दरारें वापस सील होना शुरू हो गईं, जिससे तलवार का हमला रुक गया, लेकिन जेड पर एक फीकी दरार दिखाई दी। यह क्या है? मध्यम आयु वर्ग के आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने वांग लिन को देखा और कहा, ऐसा लगता है कि तुम केवल 8वीं परत पर नहीं हो। हालांकि भले ही तुम आधार स्थापना चरण में हो, तुम मेरी उड़ने वाली तलवार से जीवित नहीं भाग पाओगे। इतना कहकर मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने अपनी उंगली से इशारा किया, जबकि उसकी आंखों ने एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने अपना हाथ हिलाया और उड़ने वाली तलवार वापस उड़ गई और फिर से म्यान में प्रवेश कर गई। इस बार यह आधे रास्ते तक अंदर गई और नीले से काले में बदल गई और फिर से म्यान से बाहर उड़ गई। वांग लिन की आंखों में एक ठंडी रोशनी कौंधी। यह पहली बार था जब वांग लिन ने किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ाई लड़ी थी जो उसके समान खेती के स्तर पर था। हालांकि उनका खेती का स्तर समान था, उसके प्रतिद्वंद्वी के पास स्पष्ट रूप से बेहतर जादुई खजाने थे। वांग लिन महसूस कर सकता था कि तलवार बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई थी और झो पेंग का जेड इसका सामना नहीं कर पाएगा। उसने संकोच नहीं किया। उसने अपने होल्डिंग बैग पर थप्पड़ मारा और एक प्राचीन जेड निकाला। जिस क्षण प्राचीन जेड दिखाई दिया, उसने एक राजसी आभा जारी की। यह प्राचीन जेड ल्यू वेंजू ने वांग लिन को दिया गया जीवन रक्षक खजाना था। वांग लिन ने आंख भी नहीं झपकाई। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा का एक घूंट थूका और अपने सामने प्राचीन जेड की ओर इशारा किया। तुरंत प्राचीन जेड से कई सुनहरे प्रतीक तैरते हुए बाहर आ गए। वांग लिन का भाव बिल्कुल नहीं बदला। उसने ठंडी नजर से मध्यम आयु वर्ग के आदमी को घूरकर देखा। उसकी आंखों में मारने की मंशा दिखाई दी। मध्यम आयु वर्ग के आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर अपने दांत पीसे और 2 सुनहरे गोले निकाले। 2 सुनहरे गोले उड़ने वाली तलवार में उड़ गए। उड़ने वाली तलवार वर्तमान में काली थी और चमकदार सुनहरे धब्बों से ढकी हुई थी। तलवार एक बार घूम गई, फिर वांग लिन की ओर उड़ गई। तलवार के पास कई काले भंवर दिखाई दिए। वांग लिन की आंखों में ठंडक तेज हो गई।
उसने तलवार पर ध्यान भी नहीं दिया, उसने बस अपने सामने प्राचीन जेड की ओर इशारा किया। प्राचीन जेड पर सुनहरे प्रतीक अचानक चमक उठे और जेड से बाहर आ गए। प्रतीक पंक्तिबद्ध हो गए। कुल 9 प्रतीक थे। उड़ने वाली तलवार वांग लिन की ओर उड़ रही थी। उसने अपने हाथ से एक सील बनाया और 3 प्रतीक चमकना शुरू कर दिए। 3 प्रतीक जल्दी से तलवार के चारों ओर दिखाई दिए। बिजली ने 3 प्रतीकों को जोड़ा, एक जेल का गठन किया और उड़ने वाली तलवार को फंसा लिया। उड़ने वाली तलवार एक फंसे हुए जानवर की तरह थी, जो एक तेज भनभनाहट की आवाज जारी कर रही थी। यह पिंजरे में चारों ओर चार्ज करती थी और हर बार जब यह पिंजरे से टकराती थी तो प्रतीक चमकते थे। मध्यम आयु वर्ग के आदमी का भाव आखिरकार बदल गया और उसने कहा, यह एक कोर खजाना है। वांग लिन ने सीतू नान से सीखा था कि कोर खजाना क्या होता है। यह बस एक कोर निर्माण कृषक द्वारा बनाया गया एक खजाना था। अगर एक शिशु आत्मा कृषक एक खजाना बनाता है तो उसे शिशु खजाना कहा जाता है। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने जल्दी से डर का भाव प्रकट किया। उसने अपना हाथ हिलाया और म्यान की ओर झपटा। वांग लिन ने एक ठंडी मुस्कान छोड़ी। उसके हाथ पर सील बदल गया। शेष 6 प्रतीक तुरंत चमकना शुरू कर दिए और मध्यम आयु वर्ग के आदमी की ओर चार्ज कर दिए। मध्यम आयु वर्ग के आदमी में डर बहुत बढ़ गया। उसने जल्दी से जेड के कई टुकड़े निकाले, यह आशा करते हुए कि वे उसके भागने की संभावनाओं को बढ़ाएंगे। इससे पहले कि जेड के टुकड़े सक्रिय हो पाते, वे सुनहरे प्रतीकों के प्रभाव में विस्फोट हो गए। वे सुनहरे प्रतीकों को एक बिट भी रोक नहीं पाए। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने निराशा का भाव प्रकट किया और चिल्लाया, साथी कृषक, मैं बूढ़ा आदमी जिमो का शिष्य हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सुनहरे प्रतीक उसके सामने प्रकट हुए। पहला प्रतीक उसकी छाती में दब गया। उसकी छाती जल्दी से अंदर धंस गई, जिससे वह खून का एक घूंट खांस गया। दूसरा प्रतीक भी जल्दी से पीछे आया। मध्यम आयु वर्ग के आदमी के छेदों से खून बाहर निकला और उसकी छाती छेदी जा चुकी थी। तीसरा प्रतीक भी जल्दी से पीछे आया और मध्यम आयु वर्ग के आदमी का शरीर उसके होल्डिंग बैग के साथ पूरी तरह से विघटित हो गया। केवल तलवार म्यान पूरी तरह से अछूता था और जमीन पर गिर गया। वांग लिन ने एक गहरी सांस ली। उसने प्राचीन जेड की ओर इशारा किया। अचानक शेष 3 सुनहरे प्रतीक रुक गए और फिर से प्राचीन जेड में प्रवेश कर गए। साथ ही मध्यम आयु वर्ग के आदमी के मरने के बाद उड़ने वाली तलवार से टकरावों की आवृत्ति धीमी हो गई जब तक कि वह अंततः चलना बंद नहीं कर दिया। वांग लिन ने अपना हाथ हिलाया। 3 प्रतीक कांप उठे। 2 प्रतीक ढह गए और उनमें से केवल एक ने वांग लिन के आवाहन का पालन किया और जेड में वापस आ गया। वांग लिन ने सावधानीपूर्वक जेड के टुकड़े को अपने होल्डिंग बैग में वापस रख दिया। जेड के इस टुकड़े में मूल रूप से केवल एक हमला था, लेकिन सीतू नान की मदद से वह इसे 9 हमलों में विभाजित करने में कामयाब रहा। हालांकि प्रत्येक हमला बहुत कमजोर था, इसने इसे अधिक बार उपयोग करने की अनुमति दी। यह सब करने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। उसका माथा पसीने से ढका हुआ था। यह सबसे क्रूर लड़ाई थी जो उसने खेती शुरू करने के बाद लड़ी थी। उसने आकर्षण तकनीक को सक्रिय किया और उनकी जांच करने के लिए उड़ने वाली तलवार और म्यान को वापस ले लिया। वांग लिन, मैंने पहले कार्य नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि मेरे शिशु आत्मा सार की एक सीमा है, इसलिए इसे लापरवाही से बर्बाद नहीं किया जा सकता है। साथ ही तुम्हें भविष्य में बढ़ने में मदद करने के लिए इन जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों का अनुभव करना होगा।
इस बार सीतू नान की आवाज एक बार के लिए गंभीर थी। वांग लिन ने सिर हिलाया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि उसने जिज्ञासा से अपने हाथ में खजाने की जांच की। सीतू नान ने समझाया, यह उड़ने वाली तलवार वास्तव में अजीब है। वह छोटा बच्चा भी इसकी पूरी शक्ति प्रदर्शित कर सकता था। हालांकि यहाँ असली खजाना वह तलवार म्यान है। अध्याय 78 टेंग परिवार शहर टेंग फैमिली सिटी। वांग लिन खजानों की जांच कर रहा था, तभी अचानक उसने पीछे से एक फुसफुसाहट सुनी। उसने उड़ने वाली तलवार में एक सुनहरी रोशनी डाली और पीछे मुड़ा। झांग हू ने अपनी आंखें खोली। वांग लिन को देखने के बाद वह चौंक गया। उसने चारों ओर देखा और वांग लिन के हाथों में उड़ने वाली तलवार और तलवार म्यान देखी। झांग हू ने एक खुशी का भाव प्रकट किया और पूछा, वह मर गया? वांग लिन हंसा और सिर हिलाया। हाँ। झांग हू, क्या तुमने उसके कारण पहले कहा था कि तुम मुझे नहीं जानते? झांग हू ने जल्दी से अपनी छाती को छुआ। थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने कहा, वह वास्तव में मर चुका है। वांग लिन, यह बात करने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है। एक बार जब मैं इन सभी लोगों को खत्म कर देता हूं तो हम मिल सकते हैं। इतना कहकर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और 3 आग के गोले दिखाई दिए। आसपास के सभी लोग पूरी तरह से हक्का बक्का थे। उन्होंने अभी जो देखा वह कुछ ऐसा था जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि वे देखेंगे। जब उन्होंने झांग हू के हाथ में आग के गोले देखे तो उनके चेहरों ने डर का भाव प्रकट किया। काले कपड़े पहने लोगों के लिए उन्होंने भी डर के साथ ध्यान से झांग हू को देखा। वांग लिन ने भौहें चढ़ाई। जैसे ही वह बोलने वाला था, झांग हू ने एक कदम बढ़ाया और आग के गोले फेंक दिए। हालांकि लक्ष्य लिu शान का समूह नहीं था, बल्कि काले कपड़े पहने पुरुषों का समूह था। उनके मूल्य के संदर्भ में इन नश्वर का जीवन चींटियों जैसा था। वापस लड़ने की किसी भी क्षमता के बिना सोंग हैंग सहित काले रंग के पुरुषों को आग के गोलों ने पकड़ लिया। अजीब बात यह थी कि उनके पूरे शरीर जलकर राख नहीं हुए। खून की कई अजीब सुनहरी बूंदें बनी और झांग हू द्वारा निगल ली गईं। लिu शान का समूह आग की गर्मी से भुना गया जब तक कि उनके बाल घुंघराले नहीं हो गए और त्वचा चटक नहीं गई, लेकिन उनमें से किसी ने भी एक बिट हिलने की हिम्मत नहीं की। यह देखकर कि झांग हू ने 3 और आग के गोले बनाए, वांग लिन ने एक भारी लहजे में कहा, झांग हू, अब और मत मारो। झांग हू ने अपना सिर घुमाया और वांग लिन को देखा, फिर कहा, अगर हम इन लोगों को नहीं मारते हैं तो वे वापस जाएंगे और सब कुछ रिपोर्ट करेंगे। जिस व्यक्ति को तुमने मारा वह मेरा शिक्षक है और बूढ़े आदमी जीमो का छठा शिष्य भी है। अगर उसे इसके बारे में पता चलता है तो हमारे लिए मौत से भागना मुश्किल होगा। मध्यम आयु वर्ग का विद्वान उन कुछ लोगों में से एक था जो अभी भी शांत था। उसने जल्दी से कहा, 2 अमर, हम वादा करते हैं कि हम बात नहीं करेंगे। मैं इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, झांग हू ने भौहें चढ़ाई और व्यंग्य किया, बात नहीं करने का वादा? यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब वे तुम्हारी आत्मा को बाहर निकालेंगे और उसे परिष्कृत करेंगे तो तुम उन्हें सब कुछ बता दोगे। हालांकि वह मध्यम आयु वर्ग के विद्वान से बात कर रहा था, उसकी आंखें वांग लिन पर थीं। वांग लिन ने थोड़ी देर विचार किया। उसने अपना हाथ हिलाया और शेष 6 या 7 लोगों को जबरदस्ती हटाया जब तक कि वे वांग लिन के सामने नहीं उतरे। झांग हू ने आग के गोले वापस ले लिए और शांत खड़ा रहा। वांग लिन ने अपने होल्डिंग बैग से जेड का एक टुकड़ा निकाला। यह वह जेड था जो उसे झांग कुआंग से मिला था जब वह वांग हाओ के साथ एक्सचेंज में गया था।
उसे स्पष्ट रूप से याद था कि अंदर एक तकनीक थी जो लोगों की याददाश्त मिटा देगी। जेड को सावधानीपूर्वक खोजने के बाद उसने तकनीक पाई। वांग लिन ने इसे एक बार जांचा और जेड को वापस रख दिया। वांग लिन की आंखें समूह को देखने लगीं और नीली चमक उठीं। नीली रोशनी उनकी आंखों में प्रवेश कर गई और उनकी आंखें भी नीली चमक उठीं इससे पहले कि वे बेहोश हो गए और जमीन पर गिर गए। झांग हू ने गुप्त रूप से आह भरी। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में नहीं बोला। वांग लिन द्वारा तकनीक पूरी करने के बाद उसने झांग हू को देखा और दूर उड़ गया। झांग हू ने आह भरी। उसने एक सुनहरी गेंद थूकी, उस पर चढ़ गया और वांग लिन के पीछे उड़ गया। दोनों हवा में बहुत देर तक उड़े। झांग हू की सांस फूलने लगी और वह एक पहाड़ की चोटी पर उतर गया, जबकि वांग लिन धीरे धीरे नीचे तैर गया। झांग हू ने अपनी सांस शांत की, फिर बैठने के लिए एक जगह ढूंढी। उसने शकरकंद के 2 टुकड़े निकाले और एक वांग लिन को दिया। मैंने इसे सेका है। जांच करो कि इसका स्वाद कैसा है, उसने कहा। वांग लिन ने शकरकंद लिया। उसे लगा जैसे वह 10 साल पहले लौट आया है, जब वे दोनों अभी अभी मिले थे। जब मैं हेंग यूए संप्रदाय से वापस गया था, तो मैं घर नहीं गया, बल्कि घूमता रहा, दूसरे खेती संप्रदाय में शामिल होने की तलाश में। मैं भाग्यशाली रहा और कुछ जड़ी बूटियों का सेवन किया और किसी तरह क्यूई संघनन की पहली परत तक पहुंचने में कामयाब रहा। मुझे उसके लिए नेवले की पुस्तिका को धन्यवाद देना होगा। बाई झान से मिलने के बाद उसने देखा कि मैं पहली परत पर हूं, इसलिए उसने मुझे नहीं मारने का फैसला किया। इसके बजाय उसने नश्वर का खून इकट्ठा करने में मदद करने के लिए मुझे अपना शिष्य बना लिया। उसने मेरे अंदर एक जहर छोड़ दिया ताकि वह मेरे जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सके। पहले मैं नहीं कहना चाहता था कि मैं तुम्हें जानता हूं क्योंकि वह आसपास था, लेकिन शुक्र है तुमने उसे मार दिया। इसने मेरे शरीर में जहर को नष्ट कर दिया और मैं आखिरकार आजाद हूं। झांग हू ने शकरकंद का एक काटा जैसे ही उसने पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ था, यह जल्दी से समझाया। वांग लिन को बहुत पछतावा महसूस हुआ। हालांकि झांग हू की कहानी बहुत सरल और छोटी थी, वह झांग हू के भाव से देख सकता था कि ये 10 साल उसके लिए बहुत मुश्किल रहे थे। झांग हू ने ईर्ष्या का भाव प्रकट किया और कहा, वांग लिन, हमने 10 वर्षों में एक दूसरे को नहीं देखा है। यह देखकर कि तुम मेरे शिक्षक को मार सकते थे, तुम आधार स्थापना तक पहुंच गए होगे। मेरे शिक्षक की उड़ने वाली तलवार बहुत शक्तिशाली है। उसने कहा कि वह इसकी शक्ति का केवल 2/5 ही उपयोग कर सकता था, लेकिन तब भी आधार स्थापना से नीचे कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। वांग लिन ने सिर हिलाया और कहा, मैं अभी तक आधार स्थापना तक नहीं पहुंचा हूं। क्या तुम जानते हो कि यह उड़ने वाली तलवार कहां से आई है? झांग हू ने एक आश्चर्यजनक नजर के साथ वांग लिन को देखा, लेकिन उसने आगे नहीं पूछा। उसने सावधानीपूर्वक इसके बारे में सोचा और कहा, मुझे लगता है कि उसने इसके बारे में एक बार बात की थी। मुझे लगता है कि उसने कहा था कि उसने इसे एक गुफा में पाया था और केवल उस क्षण के महान अवसरों के कारण इसे प्राप्त किया था। उसने हमेशा इसे एक महान खजाना माना। साथ ही वह तलवार म्यान भी एक खजाना है। शिक्षक उस म्यान को उड़ने वाली तलवार से कई गुना अधिक संजोते थे। मैंने एक बार अपने शिक्षक से सुना था कि उसके अलावा जब तक कोई कोर निर्माण चरण में नहीं होता, वे इसे अपने लिए परिष्कृत नहीं कर सकते। वांग लिन बैठने के लिए एक चट्टान पर बैठ गया। उसने थोड़ी देर विचार किया, फिर पूछा, मुझे बूढ़े आदमी जीमो के बारे में बताओ ताकि हम कम से कम कुछ चीजों के खिलाफ सतर्क रह सकें।
झांगहू ने अपने मुंह में शकरकंद निगल लिया और कहा, बूढ़ा आदमी जीमो एक स्वतंत्र कृषक है। कहा जाता है कि वह पहले ही कोर निर्माण तक पहुंच चुका है। वह अपनी प्रतिष्ठा की बहुत परवाह करता है, इसलिए जब उसे बाई झान की मौत के बारे में पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से हमें खोजने के लिए बाहर होगा। तुम हेंग युए संप्रदाय में वापस जाओ तो बेहतर है। जहां तक मेरी बात है, मैं टेंग परिवार शहर में छिप सकता हूं। वहां बूढ़ा आदमी जीमो भी घमंड करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब तक मैं शहर में रहता हूं, मुझे सुरक्षित रहना चाहिए। वांग लिन अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, हेंग युए संप्रदाय अब केवल नाम में मौजूद है। झांगहू चौंक गया और कहा, मैंने इसके बारे में पहले सुना था। 4 साल पहले श्वान दाओ संप्रदाय ने हेंग युए पर्वत चुरा लिया था, लेकिन मैंने सुना था कि हेंग युए संप्रदाय के शिष्य प्रवास कर गए थे। क्या तुम उनके साथ प्रवास नहीं किया? वांग लिन इस मामले पर चर्चा नहीं करना चाहता था और पूछा, टेंग परिवार शहर किस तरह की जगह है? अध्याय 79 उड़ने वाली तलवार को परिष्कृत करना, रिफाइनिंग द फ्लाइंग स्वॉर्ड। झांगहू ने बचा हुआ शकरकंद अपने मुंह में ठूंस लिया। खाने के बाद उसने कहा, टेंग परिवार शहर झाओ देश के उत्तरी भाग में एक बड़े खेती परिवार का है। कहा जाता है कि परिवार में शिशु आत्मा विशेषज्ञ हैं। अगर कोई कृषक शहर में प्रवेश करना चाहता है तो उन्हें एक निम्न गुणवत्ता वाली स्प्रिट स्टोन का भुगतान करना होगा। अगर वे वहां रहना चाहते हैं तो उन्हें प्रति माह एक मध्य गुणवत्ता वाली स्प्रिट स्टोन का भुगतान करना होगा। मेरे पास इकट्ठे किए गए सभी स्प्रिट स्टोन के साथ मैं वहां 6 महीने तक रह सकता हूं। वांग लिन ने अपनी ठोड़ी रगड़ी और पूछा, झांगहू, क्या इस टेंग परिवार शहर में एक विनिमय मेला है? झांगहू ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वहां है। हर महीने एक बड़ा विनिमय मेला होता है जहां आसपास के सभी कृषक आते हैं। क्या तुम कुछ चीजों का विनिमय करने जा रहे हो? वांग लिन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा पीछा करूं? मेरे पास ज्यादा स्प्रिट स्टोन नहीं है, इसलिए मैं तुम पर निर्भर हूं। टेंग परिवार झाओ देश के उत्तरी भाग में एक बहुत प्रसिद्ध खेती परिवार था। परिवार के मुखिया टेंग शिंगसेन टेंग जिंगसेन पिछले 500 वर्षों में शिशु आत्मा चरण तक पहुंच गए, इसलिए वह रैंक 4 देशों में युद्धों में नहीं गए। वह वो फेंग घाटी के मंत्री भी थे, इसलिए उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी। क्योंकि टेंग परिवार के पास उनके जैसा एक पूर्वज था, कोई भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था, भले ही वे एक बड़ा संप्रदाय नहीं थे। टेंग परिवार का विनिमय मेला कृषकों को व्यापार करने के लिए एक मंच प्रदान करता था। प्रत्येक महीने की शुरुआत में टेंग परिवार शहर बहुत व्यस्त होता था। जहां बहुत सारे लोग होते हैं, वहां स्वाभाविक रूप से बहुत सारे संघर्ष होंगे। कभी कभी लोग मिलते ही लड़ पड़ते थे। इस कारण से टेंग परिवार के पूर्वज टेंग शिंगसेन ने शहर में लड़ाई न करने का नियम निर्धारित किया। शहर में हर किसी को लड़ने से मना किया गया था। जिस क्षण आदेश बाहर आया, शहर में हर किसी ने पालन किया, खासकर टेंग शिंगसेन के व्यक्तिगत रूप से बाहर आने और कुछ कोर निर्माण कृषकों को मारने के बाद। इस दिन 2 इंद्रधनुष टेंग परिवार शहर की ओर आकाश में उड़ गए। उनमें से एक ने कहा, वांग लिन, शहर में उड़ना मना है, इसलिए हमें यहां से चलना होगा। ये दोनों वांग लिन और झांगहू थे। वांग लिन की नजर उसके सामने टेंग परिवार शहर पर पड़ी। यह शहर बड़ा नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो यह एक शहर से अधिक एक बड़े कस्बे जैसा था। शहर के बाहर टेंग परिवार के 2 शिष्य मुस्कान के साथ यात्रियों का अभिवादन कर रहे थे और टोकन बांट रहे थे। वांग लिन ने अपनी दिव्य चेतना का विस्तार किया और तुरंत पाया कि वे दोनों झांगहू की तरह तीसरी परत पर थे।
शहर में जा रही लंबी लाइन को देखते हुए वांग लिन को कोई जल्दी नहीं थी। उसने लाइन में हर किसी की जांच की और पाया कि हर कोई एक कृषक था, लेकिन सबसे मजबूत केवल 13वीं परत पर था। काफी देर बाद जैसे ही वांग लिन और झांग हू गेट पर पहुंचने वाले थे, दूरी में अचानक एक आकृति दिखाई दी। आकृति ने एक बहुत मजबूत आभा जारी की। वांग लिन ने अपनी दिव्य चेतना बाहर भेजी और हक्का बक्का रह गया। यह व्यक्ति बिल्कुल बूढ़ा नहीं था, केवल लगभग 30 साल का था, लेकिन पहले ही आधार स्थापना तक पहुंच चुका था। यह व्यक्ति जल्दी से गेट के सामने पहुंच गया। उसने अपना हाथ हिलाया और एक हवा बनाई जिसने हर किसी को दूर उड़ा दिया। कम खेती वाले लोग जमीन पर लुढ़कते हुए भेज दिए गए। अगर वांग लिन ने उसे तुरंत नहीं पकड़ा होता तो झांग हू भी लुढ़क गया होता। वांग लिन को भी कुछ कदम पीछे भेज दिया गया। उसका भाव सामान्य था क्योंकि उसने ठंडी नजर से उस व्यक्ति को देखा। व्यक्ति ने एक ठंडी आवाज निकाली और गेट तक चला गया। उसने एक टोकन बाहर फेंक दिया और 2 गार्ड बहुत सम्मानजनक हो गए। उनमें से एक तो उस व्यक्ति के पीछे पीछे शहर में चला गया। झांग हू ने ईर्ष्या का भाव प्रकट किया और पूछा, वह व्यक्ति केवल अपनी आस्तीन के एक लहर से इतनी शक्ति रखने के लिए किस खेती के स्तर पर है? वांग लिन ने धीरे से कहा, आधार स्थापना। जब उनके शहर में प्रवेश करने की बारी आई तो झांग हू ने जल्दी से 2 निम्न गुणवत्ता वाली स्प्रिट स्टोन सौंप दिए और दोनों शहर में प्रवेश कर गए। झांग हू यहाँ कई बार आ चुका था। उसने वांग लिन को शहर के माध्यम से मार्गदर्शन किया, इससे पहले कि खुद के लिए कमरे पाने के लिए 2 मध्य गुणवत्ता वाली स्प्रिट स्टोन का भुगतान किया। झांग हू वांग लिन पर मुस्कुराया, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह 500 साल पुराना जिनसेंग अच्छी तरह से बिकेगा। हम लाभ को हमारे बीच समान रूप से विभाजित करेंगे। दोनों ने थोड़ी देर बात की इससे पहले कि अपने अपने कमरों में वापस चले गए। वांग लिन अपने कमरे में वापस आया और पालथी मारकर बैठ गया। उसने झांग हू के शिक्षक की उड़ने वाली तलवार और तलवार म्यान को बाहर निकाला। उन्हें बहुत देर तक देखने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उड़ने वाली तलवार को हवा में फेंक दिया। उसके हाथ ने एक सील बनाया और उड़ने वाली तलवार की ओर इशारा किया। उड़ने वाली तलवार से एक सुनहरी रोशनी बाहर उड़ गई। फिर उड़ने वाली तलवार अचानक हिल गई जैसे वह जीवन में वापस आ गई हो और उड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने कमरे के आधे रास्ते तक चार्ज किया, ऐसा लगा जैसे वह एक अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। उसने दिशाएं बदलीं और फिर से चार्ज किया, लेकिन एक बार फिर रोक दी गई। कुछ दिशाओं में चार्ज करने के बाद उड़ने वाली तलवार रुक गई, एक भनभनाहट की आवाज जारी की और वांग लिन की ओर चार्ज किया। वांग लिन का भाव सामान्य था क्योंकि उसने जीवन रक्षक खजाना निकाला और सुनहरा प्रतीक बाहर भेजा। उड़ने वाली तलवार प्रतीक से डरती हुई लग रही थी, इसलिए वह पीछे हट गई। वांग लिन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और सुनहरा प्रतीक वांग लिन के शरीर के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। तलवार ने फिर से वांग लिन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की और कमरे के चारों ओर तेज जंगली रूप से चार्ज करना शुरू कर दिया। वांग लिन ने आंख भी नहीं झपकाई। उसने तलवार को घेरने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का एक घूंट थूका। उड़ने वाली तलवार अचानक गायब हो गई और दरवाजे के सामने फिर से प्रकट हुई और बाहर चार्ज करने वाली थी। उस क्षण उड़ने वाली तलवार काले से नीले में बदल गई और उसकी भनभनाहट बहुत कमजोर हो गई। एक शब्द कहे बिना वांग लिन ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और सुनहरा प्रतीक उड़ने वाली तलवार की ओर चार्ज किया। तलवार की भनभनाहट ने डर का एक संकेत प्रकट किया क्योंकि वह पीछे हट गई जब सुनहरा प्रतीक करीब आया।
फिर तलवार अचानक फिर से गायब हो गई और खिड़की के पास फिर से प्रकट हुई। तलवार का रंग अचानक नीले से हरा हो गया। तलवार अब ठीक वैसी ही लग रही थी जैसी तलवार म्यान में प्रवेश करने से पहले थी। वांग लिन की आंखें कमरे के चारों ओर दौड़ गईं। उसने देखा कि तलवार की टेलीपोर्टेशन क्षमता का उसके रंग से कुछ लेना देना था। एक मालिक के बिना ऐसा लगा कि उसके टेलीपोर्टेशन में बहुत आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती थी। सीतू नान ने धीरे से कहा, एक खजाने में जितनी अधिक चेतना होती है उसे परिष्कृत करना उतना ही कठिन होता है। यहाँ तक कि उसके मालिक को मारने के बाद भी इसे अपना खजाना बनाने में बहुत प्रयास लगेगा। वांग लिन ने अपनी आंखें सिकुड़ी। वह जानता था कि इस उड़ने वाली तलवार में चेतना थी और इसमें टेलीपोर्टेशन कौशल भी था। इसे परिष्कृत करना जितना अधिक मुश्किल था, वह इसे अपना बनाने के लिए उतना ही अधिक चाहता था। यह देखकर कि उड़ने वाली तलवार भागने वाली थी, वांग लिन ने अपना हाथ हिलाया और दो सुनहरे प्रतीक बाहर उड़ गए। सुनहरे प्रतीकों ने उड़ने वाली तलवार का रास्ता रोक दिया और इस तरह से स्थित थे कि अगर तलवार फिर से टेलीपोर्ट भी हो गई तो वह भाग नहीं पाएगी। अध्याय 80 रक्त शोधन तकनीक, ब्लड रिफाइनिंग टेक्निक। 3 बार टेलीपोर्ट होने के बाद उड़ने वाली तलवार का रंग हल्का हरा हो गया। तलवार से निकलने वाली रोशनी और आवाज दोनों ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि वह बहुत कमजोर थी। थोड़ी देर बाद वह उड़ने वाली तलवार जो कुछ देर से टेलीपोर्ट नहीं हुई थी, उसे दो सुनहरे प्रतीकों ने एक कोने में धकेल दिया। वांग लिन ने आध्यात्मिक ऊर्जा का एक और घूंट थूका। उड़ने वाली तलवार बहुत धीमी थी और आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरी हुई थी। दो सुनहरे प्रतीक दो सुनहरे ड्रैगन की तरह उड़ने वाली तलवार के चारों ओर घूम रहे थे। हर बार जब उड़ने वाली तलवार भागने की कोशिश करती थी तो वे उसे वापस धकेल देते थे, इसलिए उड़ने वाली तलवार बाहर नहीं निकल पाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उड़ने वाली तलवार का संघर्ष कम नहीं हुआ बल्कि और हिंसक हो गया। जब उड़ने वाली तलवार को घेरे हुए आध्यात्मिक ऊर्जा फीकी पड़ रही थी तो वांग लिन ने अपने दांत भींचे और उसे परिष्कृत करते रहने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का एक और घूंट थूका। रात गुजर गई और तलवार का संघर्ष आखिरकार थोड़ा कम होता दिख रहा था। वांग लिन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने पहले ही दर्जनों घूंट आध्यात्मिक ऊर्जा के थूक दिए थे। अपने 15वीं परत के खेती के स्तर के साथ भी और स्पिरिट लिक्विड की मदद से वह मुश्किल से टिका हुआ था। सुबह की रोशनी कमरे में चमक उठी क्योंकि वांग लिन ने तलवार का शोधन जारी रखा। उड़ने वाली तलवार अब और संघर्ष नहीं कर रही थी। यह हवा में तैर रही थी क्योंकि वांग लिन की आध्यात्मिक ऊर्जा की पतली परतें उसमें प्रवेश कर रही थीं। जिस क्षण वांग लिन का भाव बदल गया, उसने एक दस्तक सुनी जिसके बाद झांग हू की आवाज आई। वांग लिन, क्या तुम मेरे साथ हथियार की दुकान पर जाना चाहते हो? वांग लिन ने एक गहरी सांस ली और कहा, झांग हू, मैं अपने शोधन के महत्वपूर्ण बिंदु पर हूँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता। झांग हू हक्का बक्का रह गया। उसने थोड़ी देर विचार किया, फिर एक शब्द कहे बिना वांग लिन के दरवाजे के सामने पालथी मारकर बैठ गया। वांग लिन ने अब झांग हू पर ध्यान नहीं दिया और शोधन जारी रखा। समय धीरे धीरे बीता जब तक कि रात नहीं हो गई। वांग लिन पहले ही स्पिरिट वाटर के 3 लौकी पी चुका था, लेकिन शोधन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। निराशा में वांग लिन को सीतू नान से सलाह लेनी पड़ी। सीतू नान ने धीरे से कहा, बच्चे, आखिरकार पता चला कि तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम 10 साल के लिए बंद दरवाजे की ट्रेनिंग में जाते हो और बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हो तो तुम्हारे पास इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने का मौका हो सकता है। मैं असली दुनिया की बात कर रहा हूँ।
स्वर्ग के विपरीत मनका में अंतरिक्ष की नहीं। वांग लिन ने भौहें चढ़ाई और पूछा, इतना लंबा? सीतू नान ने धीरे से कहा, बेशक। यह एक कोर निर्माण खजाना है और उस पर एक सुपर हाई ग्रेड कोर निर्माण खजाना है। एक पागल कोर निर्माण कृषक ने इसे शिशु आत्मा कृषकों से निपटते समय बनाया होगा और शिशु आत्मा तक सफलतापूर्वक पहुंचने के अपने मौके को जोखिम में डालकर उन्होंने इस खजाने को परिष्कृत करने के लिए सफलता के क्षण का उपयोग किया। यह व्यक्ति वास्तव में एक पागल था। मैं भी यह करना चाहता था, लेकिन लंबे समय तक विचार करने के बाद मैंने छोड़ दिया। हालांकि शिशु आत्मा तक पहुंचने में विफल होना इतना बुरा नहीं है। शिशु आत्मा में सफलता प्राप्त करना एक बहुत खतरनाक क्षण है। एक गलत कदम और तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से गायब हो जाएगी। उस बाई झान को भी निर्माता से मदद मिली होगी ताकि वह इसे अपना व्यक्तिगत हथियार बना सके। अगर मेरे पास अभी भी मेरा शरीर होता तो इसे परिष्कृत करना आसान होता, लेकिन अब यहाँ तक कि मैं भी ज्यादा नहीं कर सकता। हालांकि वांग लिन पहले से ही इस बूढ़े आदमी के स्वभाव को जानता था और वह लोगों को लुभाना पसंद करता था, इसलिए वांग लिन चिंतित नहीं था और इंतजार किया। थोड़ी देर बाद सीतू नान ने आह भरी और बुदबुदाया, भूल जाओ। मैं तुम्हें यह बताता हूँ, यदि तुम शोधन की सामान्य विधि का उपयोग करते हो तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। मैं तुम्हें एक विधि सिखाऊंगा जिसे रक्त शोधन तकनीक कहा जाता है। फायदा यह है कि तुम इस उड़ने वाली तलवार को तुरंत अपना बना सकते हो। हालांकि नुकसान यह है कि यदि उड़ने वाली तलवार को नुकसान होता है तो तुम्हें भी नुकसान होगा। लेकिन इसे परिष्कृत करने के लिए आवश्यक समय के साथ तुम्हें जो नुकसान होगा वह अन्य तरीकों की तुलना में कई गुना बदतर होगा। वांग लिन ने थोड़ा विचार किया और कहा, मुझे बताओ कि इस रक्त शोधन तकनीक का उपयोग कैसे करना है। सीतू नान बस वांग लिन को थोड़ी देर के लिए सस्पेंस में छोड़ना चाहता था, लेकिन महसूस किया कि यह बच्चा शायद उसे बस नजरअंदाज कर देगा, इसलिए उसने बोलने का फैसला किया। लेकिन उसने एक शर्त रखी, मैंने इतने सालों में एक महिला को नहीं छुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मुझे संतुष्ट होने देना होगा, भले ही मैं बस देख रहा हूँ। वांग लिन ने सीतू नान को अस्पष्ट रूप से जवाब दिया। फिर उसके हाथ ने सीतू नान के निर्देशों के अनुसार अजीब सील बनाए। उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और आध्यात्मिक शक्ति से भरा एक घूंट खून थूका। फिर उसने अपने हाथों को हिलाया और हवा में एक अजीब प्रतीक दिखाई दिया। जिस क्षण प्रतीक दिखाई दिया, खून प्रतीक में प्रवेश करना शुरू कर दिया। जल्द ही सारा खून अवशोषित हो गया और जो बचा वह एक खून के रंग का प्रतीक था। वांग लिन ने अपना हाथ हिलाया और प्रतीक तलवार पर उतरा। उड़ने वाली तलवार कांप उठी और तुरंत सफेद गैस के तार जारी करना शुरू कर दिया। वांग लिन ने तुरंत खून का एक और घूंट थूका। वह कमजोर दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अधिक दृढ़ दिख रही थीं। उसने एक और अजीब प्रतीक बनाया जिसने खून को अवशोषित कर लिया और उड़ने वाली तलवार की ओर गोली मार दी गई। यह प्रक्रिया कई घंटों तक चली। यह सुबह तक नहीं था कि वांग लिन के कमरे से एक तेज तलवार की भनभनाहट बाहर आई। झांग हू, जो पूरे समय वांग लिन के कमरे के बाहर बैठा था, तुरंत खड़ा हो गया। दरवाजा खामोशी से खुल गया। वांग लिन का चेहरा एक तेज मुस्कान लिए हुए था। उसका मनोदशा अभी बहुत अच्छा था। उसने कहा, धन्यवाद झांग हू। झांग हू ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ वांग लिन को देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे थे? मैंने अभी अभी वह तलवार की भनभनाहट क्यों सुनी? वांग लिन ने अपना मुंह खोला और एक छोटी हरी उड़ने वाली तलवार तुरंत बाहर उड़ गई। जिस क्षण तलवार दिखाई दी, खून की एक गंध ने क्षेत्र को घेर लिया। झांग हू हक्का बक्का रह गया और पूछा, यह
यह मेरे शिक्षक की उड़ने वाली तलवार है। तुम इसे परिष्कृत करने में कामयाब रहे। एह, खून की इतनी तेज गंध क्यों है? वांग लिन ने सिर हिलाया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उड़ने वाली तलवार उसके बगल में वापस आ गई और फिर से उसके मुंह में प्रवेश कर गई। वांग लिन भी खून की इस तेज गंध से बहुत परेशान था। सीतू नान ने उसे अंत के पास ही बताया कि रक्त शोधन तकनीक का उपयोग करके परिष्कृत किए गए सभी खजानों में एक खूनी गंध होगी और जैसे जैसे यह भविष्य में लोगों को मारता है, गंध केवल मजबूत होगी। झांग हू ने उड़ने वाली तलवार को घूरकर देखा। बहुत देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और कहा, वांग लिन, मैं प्रभावित हूँ। इस उड़ने वाली तलवार के साथ समान स्तर के लोग अब तुम्हारे लिए खतरा नहीं रहेंगे। इस तलवार की विशेष क्षमता टेलीपोर्टेशन है। दूरी उपयोगकर्ता की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर अलग अलग होती है, लेकिन जब अप्रत्याशित रूप से उपयोग किया जाता है तो यह एक बहुत अच्छा इक्का है। दोनों ने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। जब झांग हू जाने वाला था तो उसने वांग लिन को याद दिलाया कि मासिक विनिमय मेला 3 दिनों में था और वांग लिन को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। झांग हू के जाने के बाद वांग लिन ने तलवार म्यान को बाहर निकाला। यहाँ तक कि सीतू नान भी इस तलवार म्यान की तारीफ करता रहा और नहीं जानता था कि यह किस रैंक का खजाना था। वांग लिन ने मूल रूप से सोचा था कि यह उड़ने वाली तलवार और तलवार म्यान एक सेट का हिस्सा थे, लेकिन उड़ने वाली तलवार को परिष्कृत करने के बाद उसने दोनों के बीच अंतर देखा। करीबी निरीक्षण पर तलवार म्यान ने एक बहुत मजबूत मारने की मंशा जारी की। वांग लिन जितना करीब से देखता था, मारने की मंशा उतनी ही मजबूत होती गई, जब तक कि उसका दिमाग खाली नहीं हो जाता और वह केवल एक तलवार का फीका भ्रम देख पाता।